ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए पूरे 20 साल तक दुनिया भर में अपना स्पर्म डोनेट किया। मैंने पूरे 327 बच्चे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मैं तो एक बहुत बड़े और अमीर खानदान का असली वारिस हूं जो बचपन में खो गया था। और तो और, मेरे असली बाप ने मुझे घर वापस लाने के लिए सीधा एक प्राइवेट जेट भेज दिया। बाबूजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे वार्निंग दी कि आज सिर्फ मिलना जुलना होगा, फालतू बकवास मत करना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे उस हवेली में चला गया जो साला किसी महल से भी ज्यादा भयंकर थी। पर जैसे ही मैंने दरवाजा पार किया, जो लिविंग रूम एक सेकंड पहले तक हंसी मजाक से गूंज रहा था, वो एकदम सुन्न पड़ गया। वहां मौजूद दसों लोगों की नजरें किसी सर्च लाइट की तरह मेरे ऊपर घिर आईं। एक औरत जिसने चीपाओ पहनी थी, वो बड़े प्यार से मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़ने लगी। मैंने तुरंत साइड होकर खुद को बचा लिया, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि वो और जोर से मुस्कुराने लगी। अरे, अभी भी शर्मा रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया और बाबूजी के साथ जाकर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि एक गंजा मोटा आदमी मेरी शक्ल को घूर रहा था। फिर उसने अपने बगल वाले के कान में कुछ फुसफुसाया और वो साला वहीं पर हंस पड़ा, एकदम घटिया और नीची नजरों वाली हंसी। इसके बाद बाबूजी ने मुझे सबसे मिलवाना शुरू किया। मेरा वो सो कॉल्ड बड़ा भाई मूनान गंजा था और उसकी गर्दन पर एक चाकू का निशान था। वो साला किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह लग रहा था। मेरा दूसरा भाई मुये सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था, शक्ल से एकदम कमीना और धोखेबाज लग रहा था। और दूसरी बहन मुंह शुआंग तो सबसे भारी आइटम थी। जब से मैं अंदर आया था, उसने मुझे सीधे मुंह देखा तक नहीं था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि तू हमारी औकात का नहीं है। इसके तुरंत बाद बड़ी बहन मुंह श्यू ने मुझ पर हमला बोल दिया। उसने अपने पैरों पर पैर रखकर बैठते हुए मेरा आधार कार्ड खंगालना शुरू कर दिया। छोटे भाई, तुम्हारी उम्र क्या है? 39। शादी हो गई? कोई बच्चा बच्चा है? मैंने एकदम ठंडे दिमाग से सिर्फ 2 शब्द कहे, नहीं है। मेरे इतना बोलते ही मैंने साफ देखा कि उसकी आंखों में एक चुभने वाली खुशी चमक उठी। पर उसने तुरंत ड्रामा करते हुए एक गहरी सांस ली, जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो। बेचारे ने अकेले बाहर बहुत धक्के खाए होंगे। उसके चुप होते ही मेरा वो धोखेबाज दूसरा भाई अपनी कमीनी हंसी नहीं रोक पाया और उसके होंठ ऊपर उठ गए। बाबूजी ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और फाइनली इस बकवास इंटेरोगेशन को रोक दिया। लेकिन जब हम डाइनिंग रूम में पहुंचे तो मुझे उस लंबी टेबल के एकदम आखिरी कोने में बैठा दिया गया, बाबूजी से पूरे 8 सीट दूर। पूरे डिनर में किसी ने एक शब्द नहीं कहा, बस उन लोगों की नजरें मेरे ऊपर कीड़ों की तरह रेंग रही थीं। तभी वो गुंडों जैसा दिखने वाला बड़ा भाई मूनान अचानक बोल पड़ा। वो एक बनावटी हंसी के साथ बाबूजी को देखकर बोला, पिताजी, सुना है आपने छोटे को ढूंढने के लिए 30 साल तक छानबीन करवाई है। बाबूजी ने बस कहा। बड़े भाई ने एक मटन का पीस उठाया और जो बात उसने कही उससे मेरा दिल एक सेकंड के लिए बैठ गया। लेकिन छोटे ने ये पिछले 20 साल कैसे काटे, ये तो हमें पता ही नहीं। क्यों ना ये खुद ही हमें बताए। शू। एक सेकंड में सबकी नजरें वापस मेरे ऊपर आ गईं। मैंने अपने मुंह का खाना निगला और एकदम चिल होकर बोला, बताने लायक कुछ भी नहीं है, बस मजदूरी की और जिंदा रहा। मजदूरी? मेरा तीसरा भाई मुंह फेंग ऐसे चौंका जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। कहाँ मजदूरी की? क्या काम किया? हर जगह काम किया है, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट, सब कुछ। मुझे झूठ ही बोलना पड़ा, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता था ना कि मैं पूरी दुनिया में अपना स्पर्म डोनेट करता फिर रहा था और सिस्टम मुझे हर एक बच्चे के जन्म पर 10,000 का इनाम देता था। तभी दूसरे भाई मुये ने अपना चश्मा ऊपर किया और अचानक से गेम पलट दिया। अरे, छोटा भाई तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है ना, तो वो मजदूरी करने साइट पर क्यों जाएगा? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं तो साला भूल ही गया था कि इस बॉडी का असली मालिक एक बहुत बड़ा पढ़ाकू था। मुझे मजबूरी में कहानी बनानी पड़ी। 20 साल पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे दिमाग पर चोट लगी थी। मुझे बहुत सी चीजें याद नहीं हैं, मैं भूल चुका हूं। बड़ी बहन मूशू की आवाज एकदम से तेज हो गई, सिंघुआ की डिग्री ही भूल गए? पूरे कमरे में 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वो तीसरा भाई मुंह फैन जोर जोर से हंसने लगा। तो छोटा भाई अब क्या कर सकता है? बस ईंटें उठा सकता है। खाना खत्म होने के बाद मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया। मैं अकेला ही खिड़की के पास खड़ा था, पर बड़ा भाई मूनान मेरे पास आया और मुझे झूठी तसल्ली देने लगा। वो बोला कि तीसरे वाले की जुबान थोड़ी कड़वी है, तो मैं उसकी बातों का बुरा ना मानूं। मैंने अपने मन में एक हंसी दबाई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और जैसा मैंने सोचा था, वो सीधा पॉइंट पर आ गया। मू फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाकर बस अंदर शामिल कर लिया जाए। तब जाकर मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसने अपनी सिगरेट बुझाई, मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया
और बस बाद में बात करते हैं बोलकर वहां से चला गया। साला, अभी तो मैंने घर में कदम ही रखा है और इन लोगों ने मेरा टेस्ट लेना शुरू कर दिया। रात के 9 बजे बाबूजी ने मुझे अपने स्टडी रूम में बुलाया। उन्होंने मुझे एक फाइल दी। मैंने उसे खोला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो साला एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट था, जिसके हिसाब से वो अपनी 16% प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे थे। ये मू ग्रुप था, जिसके पास 300 बिलियन का लिक्विड एसेट था। इसका 16% मतलब लगभग 50 बिलियन। बाबूजी ने जब देखा कि मेरा कोई रिएक्शन नहीं है तो वो ठंडी आवाज में बोले, क्या हुआ, कम लग रहा है क्या? मैंने एक लंबी सांस ली और फाइल को वापस उनकी तरफ सरका दिया और पलटकर उनसे पूछा, पिताजी, क्या बड़े भाई लोगों को इस बारे में पता है? बाबूजी एक पल के लिए रुके और उनकी आंखों में एक खौफनाक ठंडक आ गई। उन सबको कल सुबह पता चल जाएगा। मैं समझ गया, आज की रात तो बस एक दिखावा थी, असली जंग का मैदान तो कल सजेगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्या आपको डर नहीं है कि वो लोग बवाल खड़ा कर देंगे? बाबूजी हंसे और उनकी वो हंसी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। बवाल? मैं अभी मरा नहीं हूं। मैंने मन ही मन सोचा, ये सारे के सारे साले एक से बढ़कर एक शातिर हैं। कल जब शेयर्स के बारे में अनाउंसमेंट होगी तो यहां पक्का भूचाल आ जाएगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मैंने नीचे अपनी कलाई पर देखा। वहां एक ऐसा निशान था जिसे सिर्फ मैं देख सकता था, और पलक झपकते ही सिस्टम का पैनल मेरे सामने आ गया। 327 लोग। पहले बच्चे के एडल्ट होने में बाकी टाइम 1 दिन 3 घंटे 22 मिनट। हाँ भाई, एकदम सही पढ़ा। इन 20 सालों में मैं 23 अलग अलग देशों में गया, 1000 से भी ज्यादा बार अपना स्पर्म डोनेट किया, और पूरी दुनिया में मेरे 327 बच्चे हैं। बस पहले बच्चे के 18 साल का होने की देर है। उसके बाद ये सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, और तब जो मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे ना, उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं है। ये सब सोचकर मेरे चेहरे पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। तभी खिड़की के बाहर से मुझे एक कार के इंजन की आवाज आई। ये बड़े भाई मूनान की गाड़ी थी। इतनी रात को ये साला कहाँ जा रहा है? मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटा, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। वो शांगजिन शहर के स्पर्म बैंक का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि मेरे कई बच्चे मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे मेरी परमिशन मांगी। मैंने उस लाइन को घूरा और बिना 1 सेकंड भी सोचे बस एक शब्द टाइप करके भेज दिया, हाँ। मैंने वो मैसेज भेजा ही था कि किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। बाहर से एक ठंडी आवाज आई, मैं हूं मूशवांग। ये दूसरी बहन थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और दरवाजा खोला। उसने घर वाले कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने सीधे मुझसे पूछा, अंदर आकर बात कर सकती हूं? मैंने साइड होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मूशवांग अंदर आते ही वो फाइल मेरे ऊपर फेंक कर मारेगी। इसे देखो। मैंने उसे पकड़ा और देखा। वो साला एक फैमिली एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रपोजल था, और उसका मेन पॉइंट बस एक था कि बाबूजी जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बराबर बांट रहे हैं, वो फेयर नहीं है। प्रॉपर्टी पूरी फैमिली के टोटल मेंबर्स की गिनती के हिसाब से बंटनी चाहिए। मैंने जल्दी से उस फाइल पर नजर मारी। बड़े भाई के घर में 5 लोग, दूसरे भाई के घर में 4 लोग, तीसरे भाई के घर में 5 लोग, बड़ी बहन के घर में 4 लोग, दूसरी बहन के घर में 4 लोग, और मुझे मिलाकर टोटल 23 लोग। इसका सीधा सा मतलब था कि मुझे सिर्फ 23 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती। फाइल के पीछे एक छोटी सी लाइन भी लिखी थी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मदर कंपनी के शेयर्स के लिए होगा। ये देखकर तो साला मेरा हिस्सा और भी कम हो गया, 4% से भी कम। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और एकदम ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम लोगों ने रातों रात बैठकर ये सब प्लान किया है? मूशवांग ने बेशर्मों की टैरिफ्स में सिर हिलाया और बोली कि बस अब मेरे साइन करने की देरी है। मैंने फाइल टेबल पर फेंकी और उससे पूछा, क्या पिताजी को इस प्लान के बारे में पता है? उन्हें कल पता चल जाएगा। मैं बस तुम्हें पहले से इन्फॉर्म करने आई हूं। मैं उसे देखता रहा और अचानक हंस पड़ा। उसने भौहें सिकोड़ी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस बात पर मान जाऊंगा? मूशवांग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। मूचेन, तू यहां बिल्कुल अकेला है। अगर तुझे 16% शेयर्स दे भी दिए तो क्या तू उन्हें संभाल पाएगा? वो साला मुझे सीधा सीधा धमकी दे रही थी। मैं समझ गया था कि ये सब मिलकर मुझे मेरे शेयर्स छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। मैंने उसे देखा और एक एक शब्द चबाकर पूछा, बड़े भाई और बाकी लोगों ने तुमसे क्या कहा है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो?
उसने अपनी बात पूरी नहीं की, पर उसकी डराने वाली नजरों ने सब कुछ साफ कर दिया था। मुझे अचानक बहुत जोर से हंसी आने लगी। मेरे दिमाग में बस वो एक नंबर घूम रहा था, 327। मैंने एकदम चिल होकर उससे पूछा, तुम लोगों ने मेरे बारे में बैकग्राउंड चेक किया है क्या? बस थोड़ा बहुत पता किया है। मू शुआंग के चेहरे पर एकदम घटिया वाला घमंड था। तू ये इतने सालों से बाहर बस मजदूरी कर रहा है। न तेरे पास रहने का कोई ठिकाना है, न कोई सोशल सिक्योरिटी है। अगर मैं सीधी और कड़वी बात कहूं तो। मैंने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, सीधी बात तो यही है कि मैं एक भिखारी हूं, राइट? उसने मेरी बात को काटा नहीं। उसके एक्सप्रेशन ने साफ बता दिया था कि वो भी यही सोचती है। जब उसने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो मू शुआंग इरिटेट होने लगी। तो तूने क्या सोचा है? मैं पलटा और एक एक शब्द जोर देकर बोला, मैं मान गया। मू शुआंग ये सुनकर एकदम सुन्न पड़ गई। उसने शायद 1000 अलग अलग सिचुएशन सोची होंगी, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसने यकीन न होने वाले एक्सप्रेशन के साथ पूछा, मान गया? हाँ, मैंने एकदम शांत होकर कहा, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। कल सुबह पिताजी के सामने ये बात रख देना। वो मुझे घूर कर देखने लगी, जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर चल रही कोई चाल पकड़ना चाहती हो, पर मेरा चेहरा एकदम नॉर्मल था। आखिरकार मुशुआंग ने सिर हिलाया, तो फिर ये फाइनल है? कल सुबह 9 बजे स्टडी रूम में मिलते हैं। उसके जाने के बाद मैं अंधेरे में अपनी कलाई पर चमकते उस 327 नंबर को देखने लगा। जब मैंने सोचा कि कल वो पांचों अपनी पूरी अकड़ में लोगों के हिसाब से प्रॉपर्टी बांटने की बात करेंगे, तो उनका वो उतरा हुआ चेहरा देखने लायक होगा। मेरी तो साला हंसी ही नहीं रुक रही थी। तभी मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसी अननोन नंबर से एक और मैसेज था, आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। 20 साल पहले आपके डोनेट किए गए स्पर्म से 37 बच्चे पैदा हुए हैं, जो सभी चीन में हैं। उनमें से सबसे पहले वाले बच्चे जल्द ही 18 साल के हो जाएंगे। आपके बच्चों को आपकी इन्फॉर्मेशन देखने की परमिशन दे दी गई है। सिर्फ एक ही स्पर्म बैंक से 37 बच्चे? मेरे शरीर का सारा खून उबलने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की। कल का दिन साला बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगले दिन सुबह मैं फ्रेश होकर नीचे आया। मैं बैठकर बस दलिया पी ही रहा था कि तीसरा भाई मू फैंग मेरे पास आया। उसने एक झूठी सी हंसी के साथ बोलना शुरू किया, ओहो, आज बहुत जल्दी उठ गए। कल रात दूसरी बहन आई थी ना तुम्हारे पास? मैंने उसे इग्नोर किया और सिर झुकाकर अपना दलिया पीता रहा। जब उसने देखा कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो उसकी हंसी गायब हो गई और उसका टोन एकदम ताने मारने वाला हो गया। मू चेन, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मू फैमिली का ये खेल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। उसके तुरंत बाद उसने अपना भौकाल दिखाना शुरू कर दिया कि बड़े भाई के पास बाई फैमिली का सपोर्ट है, दूसरे भाई के शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ तगड़े कनेक्शन हैं। खुद उसने साउथ चाइना के सारे नेटवर्क अपने हाथ में कर रखे हैं और बड़ी और दूसरी बहन की शादी भी कोई ऐरे गहरे लोगों से नहीं हुई है। उसने मुझे सीधा धमकी देते हुए कहा, तू साला एकदम अकेला है, तू हमारे साथ गेम कैसे खेलेगा? पर मैंने बस आराम से अपने मुंह में रखा हुआ बन निकला, सिर उठाया और उसकी तरफ देखकर बोला, तीसरे भाई, तुमने कुछ खाया? मू फैंग एक सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया। मैंने अपनी प्लेट की तरफ इशारा भी किया, अगर नहीं खाया तो बैठकर कुछ खा लो, ये बन बहुत टेस्टी हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पल पल बदल रहे थे। उसने मुझे कुछ सेकंड तक घूर कर देखा और फिर एक ठंडी सी हंसी हंसकर अपना कॉफी का कप जोर से टेबल पर पटका और पलटकर ऊपर चला गया। मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट करता रहा। 15 मिनट बाद बड़ी बहन मू शू नीचे आई। उसने भी एक चीपाओ पहनी हुई थी और उसके बाल एकदम परफेक्ट सेट थे। वो मेरे सामने बैठ गई और अपनी आवाज नीची करके बोली, छोटे भाई, कल रात दूसरी बहन तुम्हारे पास गई थी ना? मुझे सब पता चल गया है। उसने जो प्लान बताया, तुम्हें वो कैसा लगा? मैंने अपना मुंह पोंछा। मुझे तो बहुत सही लगा। मूशियू के हाथ की चम्मच एकदम से रुक गई। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एकदम कंफ्यूजन था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद वो बस मुस्कुराई। चलो, ये तो अच्छी बात है, हम सब एक ही फैमिली हैं, तो शांति से रिगेना ही सबसे बेस्ट है। 8:40 पर असली तमाशा शुरू हुआ। मैं सेक्रेटरी लियू के पीछे पीछे स्टडी रूम में गया। बड़ा भाई मू नान सिगरेट पी रहा था। दूसरा भाई मू ये फाइलें चेक कर रहा था। तीसरा भाई मू फैंग अपने फोन में लगा था और दूसरी बहन मू शुआंग एकदम पत्थर जैसा मुंह बनाए बैठी थी। वो सब पहले ही आ चुके थे, जैसे वो बस मेरे जाल में फंसने का वेट कर रहे हों। मैंने दरवाजे के पास एक कुर्सी खींची और बैठ गया और चुपचाप उनका ये ड्रामा देखने लगा। बाबूजी ने मुंह खोलते ही सीधा पॉइंट की बात की, तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि बता सकूं कि मैंने मू चेन का एग्रीमेंट तैयार कर लिया है। ये बोलते हुए उन्होंने टेबल पर रखी फाइल आगे खिसका दी। बड़े भाई मू नान ने अपनी सिगरेट बुझाई, फाइल उठाई
और उसे पलटते हुए अपने माथे पर सिलवटें ले आया। पिताजी, 16%, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? बाबूजी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जब तेरी बारी थी तब तूने भी तो 16% लिया था, तो फिर तेरे छोटे भाई को क्यों नहीं मिलना चाहिए? बड़े भाई की बोलती वहीं बंद हो गई, पर दूसरे भाई मुये ने तुरंत उसकी बात काटी, अपना चश्मा ऊपर किया। पिताजी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। बस मुचेन अभी अभी वापस आया है, और अगर हम अचानक से उसे इतने सारे शेयर्स दे देंगे तो इससे कंपनी के स्टॉक्स पर बुरा असर पड़ेगा। बाबूजी ने खौफनाक हंसी हंसी। तू कंपनी के बारे में सोच रहा है या साले अपने बारे में? तभी बड़ी बहन मुशियू ने बोलना शुरू किया। उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली और बाबूजी के सामने रख दी। पिताजी, आप जरा इसे देखिए। स्टडी रूम में इतनी शांति थी कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे के पास बैठा था और मैं उन सबके चेहरों के एक्सप्रेशन एकदम मजे से देख रहा था। बड़े भाई के चेहरे की नसें तन गई थीं। दूसरा भाई अपनी उंगलियां टेबल पर बजा रहा था और तीसरे भाई ने अपना फोन चलाना बंद कर दिया था। सबकी नजरें बाबूजी के हाथ में पकड़ी उस फाइल पर गड़ी हुई थीं। आखिरकार बाबूजी ने फाइल टेबल पर रखी, अपना चश्मा उतारा और बोले, टोटल मेंबर्स की गिनती के हिसाब से बांटना है? मुनान ने तुरंत कहा, हाँ पिताजी, हमें लगता है कि ये सबसे ज्यादा फेयर रहेगा। हम सबके बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं। आगे चलकर कोई क्लेश हो, उससे अच्छा है कि हम अभी से ही रूल सेट कर दें। बाबूजी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बाकी लोगों की तरफ देखा। मुये ने सिर हिलाया, मुफैंग ने कंधे उचकाए और मुशियू और मुशुआंग ने भी हाँ में सिर हिलाया। साला, ये सब के सब मिलकर एक टीम बन चुके थे। बाबूजी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गए और अपनी उंगलियां आर्म रेस्ट पर थपथपाने लगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुचेन, तेरा क्या कहना है? पलक झपकते ही सबकी नजरें सीधे मेरे ऊपर आ गईं। मैं महसूस कर सकता था कि बड़े भाई मुनान की नजरें एकदम अग्रेसिव थीं, जैसे वो कह रहा हो कि साले, मना करके दिखा तू। तीसरे भाई मुफैंग के चेहरे पर एक हंसी थी। वो बस मेरा मजाक उड़ते हुए देखना चाहता था। और बड़ी बहन मुशियू एकदम प्यार से मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में साफ खौफनाक ठंडक थी। मेरे दिमाग में कल रात वाली दूसरी बहन की बात गूंजी, तू यहां बिल्कुल अकेला है। अगर तुझे 16% शेयर्स दे भी दिए तो क्या तू उन्हें संभाल पाएगा? मेरे अंदर ही अंदर एक भयानक हंसी छूट पड़ी। ये साले सोच रहे हैं कि इन्होंने मेरे लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे मैं बच नहीं सकता, पर इन्हें क्या पता कि इस गेम का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का तो अभी टेबल पर आया ही नहीं है। मैंने अपनी पलकें झुकाईं और अपनी बाईं कलाई पर देखा। एक ऐसा पैनल जो सिर्फ मुझे दिख सकता था वो सामने आ गया। 327 लोग, 327 लोग। बताओ भाई, क्या इतना काफी नहीं है संभालने के लिए? वो लोग प्रॉपर्टी को 23 लोगों के हिसाब से बांटना चाहते थे, पर मेरे हाथ में 327 हुक्म के इक्के थे। ये सोचकर मैंने अपना सिर उठाया और बाबूजी की तरफ देखा। पिताजी, क्या मैं वो प्लान देख सकता हूँ? मैंने वो फाइल ली और एक एक करके उसके पेज पलटने लगा। प्लान बहुत ही डिटेल में लिखा था। पूरी मू फैमिली के मेंबर्स की गिनती के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना था। जब मैं आखिरी पेज पर पहुंचा तो वहां एक लिस्ट थी जिसमें हर खानदान के लोगों की गिनती लिखी थी। बड़े भाई की लाइन में 5 लोग, दूसरे भाई की लाइन में 4 लोग, कुल मिलाकर 22 लोग। और मेरी लाइन के आगे 4 बड़े बड़े आंखों में चुभने वाले शब्द लिखे थे, अभी गिना नहीं गया है। मैंने फाइल बंद कर दी। बड़े भाई मुनान ने एकदम अकड़ते हुए मुझसे पूछा, पढ़ लिया? अब क्या सोचा है तूने? मैंने साले को घास भी नहीं डाली, बल्कि सीधा बाबूजी को देखकर बोला, पिताजी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बाबूजी ने सिर हिलाया। पूछ। ये जो प्रॉपर्टी बांटने का प्लान है, ये आज के लोगों की गिनती के हिसाब से है या आगे चलकर जितने लोग होंगे उनके हिसाब से? तीसरा भाई मुफैंग तुरंत हंस पड़ा। अबे, आज की गिनती के हिसाब से होगा ना? मैंने तुरंत अगला सवाल दागा। तो अगर कल किसी के घर बच्चा पैदा हो गया तो? या परसों हो गया? या इसी महीने हो गया? क्या वो भी आज की गिनती में माना जाएगा? मुफैंग की हंसी एकदम से उसके चेहरे पर जम गई। मैंने उनके रिएक्शन का वेट नहीं किया और सीधा अपना दूसरा सवाल मार दिया। और ये जो हर घर के मेंबर्स की गिनती है, इसे कैसे गिना जाएगा? क्या उनका नाम आधार कार्ड पर होना जरूरी है या फिर सिर्फ असली खून का रिश्ता होना ही काफी है? ये सुनकर दूसरे भाई मुये ने अपना चश्मा ऊपर किया और उसकी नजरें एकदम तेज हो गईं। मुचैन, तू आखिर क्या कहना चाहता है? मैंने फाइल को टेबल पर रखा, अपनी जगह से खड़ा हुआ, उन सबके चौकन्ने चेहरों को देखा और फिर बाबूजी की तरफ घूमकर बोला, पिताजी, मैं मान गया। मेरे मुंह से ये 3 शब्द निकलते ही पूरे स्टडी रूम का माहौल ही बदल गया। बड़े भाई मुनान के माथे पर तो साला पसीना आ गया। तू मान गया? हाँ, मैंने एकदम चिल होकर जवाब दिया। लोगों की गिनती के हिसाब से बांट लो,
ये एकदम सही है। अब वो सब के सब सुन्न पड़ चुके थे। दूसरा भाई मुझे घूर रहा था, तीसरे भाई का मुंह खुला का खुला रह गया था और दूसरी बहन के उस ठंडे चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया था। उसे पता था कि मैं बहुत जल्दी मान गया हूं, इतना जल्दी जो एकदम अननॉर्मल था। बाबूजी भी मुझे बहुत गहराई से देख रहे थे। उनकी आंखों में बहुत से सवाल थे। वो धीरे से बोले, तू श्योर है? मैंने सिर हिलाया। एकदम श्योर। तुझे पता भी है कि इस हिसाब से तुझे कितना मिलेगा? पता है, मैंने बिना किसी टेंशन के जवाब दिया। 23 हिस्सों में से एक हिस्सा, मतलब 4% से थोड़ा सा ज्यादा। बाबूजी कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर अपनी कुर्सी पर टिक गए और हाथ हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं समझ गया। तुम सब अभी बाहर जाओ, मुझे थोड़ा सोचने दो। बड़ा भाई कुछ और बोलना चाहता था, पर बाबूजी की एक घूरने वाली नजर ने साले को वहीं रोक दिया। वो लोग बाहर जाने लगे और मैं सबसे पीछे था। पर जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, बाबूजी ने अचानक मुझे आवाज दी, मुचैन, तू रुक जा। उन लोगों के कदम वहीं रुक गए, पर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब स्टडी रूम में सिर्फ हम दोनों थे। बाबूजी ने मेरे सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया और मुझे बैठने को कहा। उसके बाद उन्होंने किसी चील जैसी तेज नजरों से मुझे पूरे आधे मिनट तक घूरा। तू सच में मान गया? आखिरकार बाबूजी बोले, सच में। पर क्यों? मैंने पहले से ही इसके लिए एक बहाना सोच कर रखा था। पिताजी, आपने मुझे इतने सालों तक ढूंढा। मैं आपकी इस फीलिंग की कद्र करता हूं, पर बड़े भाई लोग सही कह रहे हैं। मैं अभी वापस आया हूं तो मुझे इतने सारे शेयर्स नहीं मिलने चाहिए। लोगों के हिसाब से बांटना ही बेस्ट है। बाबूजी ये सुनकर कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक हंसे। उस हंसी का बहुत गहरा मतलब था। उन्होंने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, मुचैन, तुझे पता है मैं इतने सालों तक तुझे क्यों ढूंढता रहा? क्योंकि तेरी मां ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं चाहे जो हो जाए तुझे ढूंढ कर वापस लाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोला, पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने मेरे दिल पर हल्की सी चोट की हो। बाबूजी ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो पुरानी यादों में खो गए हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ हिलाया, खैर छोड़, ये सब मैं तुझे बाद में आराम से रेट जाऊंगा। अब जा। मैं खड़ा हुआ, पर दरवाजे तक पहुंचते ही मैं एकदम से रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, पिताजी, आपने अभी तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। बाबूजी थोड़े हैरान हुए। कौन सा सवाल? अगर इसी महीने किसी के घर बच्चा पैदा हो गया या फिर कोई ऐसा बच्चा मिल गया जो बाहर कहीं खो गया था, तो क्या वो भी अभी की गिनती में माना जाएगा? बाबूजी ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में फिर से वो ना पढ़े जा सकने वाले एक्सप्रेशन आ गए। तू ये सब क्यों पूछ रहा है? मैं मुस्कुराया। बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये कहकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। पूरी गैलरी एकदम खाली थी, पर जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि दूसरी बहन मू शुआंग वहां खड़ी थी। साफ दिख रहा था कि वो मेरा ही वेट कर रही थी। मुचैन, वो सीधा मुद्दे पर आ गई। तूने जो अंदर बोला उसका क्या मतलब था? मैंने अपने कदम रोक लिए। कौन सी बात? वो बच्चे पैदा होने वाली बात। वो मेरी आंखों में घूर कर देख रही थी। ये मत बोलना कि तेरा सच में कोई बच्चा है। हमने तेरा पूरा बैकग्राउंड चेक किया है। पिछले 20 सालों में तेरी शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर बच्चा कहां से आएगा? मैं उसे देखता रहा, पर मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मू शुआंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी आवाज नीची करके बोली, बड़े भाई लोगों को लगता है कि तू कोई सॉफ्ट टारगेट है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तू इतनी जल्दी मान गया। पक्का तेरे दिमाग में कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तभी सेक्रेटरी लियू के कदमों की आवाज आई। दूसरी मिस, मिस्टर मू, बाबूजी ने आप सबको लिविंग रूम में बुलाया है। उन्हें कुछ अनाउंस करना है। मू शुआंग ने मुझे एक आखिरी ठंडी नजर से देखा और वहां से मुड़कर चली गई। मैं वहीं खड़ा होकर उसे जाते हुए देख रहा था और मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि ये दूसरी बहन उन साले बाकी बेवकूफों से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मैंने बिना सोचे अपनी कलाई पर देखा। सिस्टम पैनल पर उस 327 नंबर के नीचे एक छोटी सी लाइन आ गई थी, आज। मैंने अपना फोन निकाला और टाइम देखा। सुबह के 9:47। पहले बच्चे के एडल्ट होने में सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बाकी था। मैं सेक्रेटरी लियू के पीछे पीछे नीचे गया। लिविंग रूम में वो पांचों पहले से ही बैठे हुए थे। मुझे नीचे आता देखकर फुसफुसाकर बातें कर रहे बड़े भाई और तीसरे भाई एकदम चुप हो गए और दूसरी बहन मू शुआंग की नजरें तो सीधे मेरे ऊपर लॉक हो गई थीं। मैंने बस बैठकर अपनी जगह ली ही थी कि मेरा फोन अचानक से वाइब्रेट हुआ। वो एक अननोन नंबर से आया मैसेज था। हेलो मिस्टर मूचैन, हम शांगजिंग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। 20 साल पहले आपके स्पर्म डोनेशन की मदद से पैदा हुआ एक बच्चा आज 18 साल का हो जाएगा। उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करने की परमिशन है। वो बच्चा
अभी शांगजिंग सिटी में ही है। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर पूरे 5 सेकंड तक हवा में रुकी रहीं। मैं रिप्लाई करने ही वाला था कि लिविंग रूम के दरवाजे से बाबूजी के कदमों की आवाज आने लगी। मैंने तुरंत फोन लॉक किया और अपनी जेब में डाल लिया। जैसे ही मैंने सिर उठाया, मेरी नजरें सीधा मुझे घूर रही मुंह शुआंग से टकराईं। मैंने उसे देखकर एक स्माइल दी, पर मुंह शुआंग की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। तभी बाबूजी अंदर आए, बीच वाले सोफे पर बैठे और चारों तरफ देखकर बोले, सब आ गए हैं तो मैं बोलना शुरू करता हूं। उन्होंने उन पांचों को देखा, फिर मुझे देखा और धीरे धीरे बोले, मैंने अभी उस प्लान के बारे में सोचा है। चूंकि तुम सब मान गए हो और मूचेन भी मान गया है, तो फिर हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। बड़े भाई मुनान के चेहरे पर 1 सेकंड के लिए जीत की खुशी आई, पर उसने उसे तुरंत छिपा लिया। लेकिन बाबूजी ने अचानक से बात घुमा दी। पर मेरी एक शर्त है। उन पांचों के चेहरे एकदम से जम गए। बाबूजी ने मेरी तरफ देखा। मूचेन, हालांकि मुझे तेरे उस सवाल का मतलब समझ नहीं आया, पर मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो प्लान है, ये आज के दिन तक ही लागू होगा। आज से पहले जो भी पैदा हुआ है वो गिना जाएगा। आज के बाद जो भी पैदा होगा उसकी गिनती नहीं होगी। वो थोड़ी देर रुके और सबकी तरफ देखकर बोले, किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी की साले की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो फिर ये फाइनल है। बाबूजी ने सिर हिलाया। सेक्रेटरी लियू, पेपर्स तैयार करो, आज ही इस काम को निपटा देते हैं। सेक्रेटरी लियू ने हामी भरी और बाहर चला गया। लिविंग रूम की वो खतरनाक टेंशन एकदम से गायब हो गई। बड़ा भाई मुनान तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरे पास आकर मेरा कंधा थपथपाने लगा। छोटे भाई, इस बात का बुरा मत मानना। आगे से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बस बेझिझक बोल देना। मैंने सिर हिलाया। थैंक यू बड़े भाई। तीसरा भाई मू फेंग भी हंसते हुए मेरे पास आ गया। मूचेन, मैंने तो पहले ही कहा था कि तू एकदम समझदार आदमी है। किसी दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। वो सब के सब एक एक करके मेरे पास आ रहे थे और मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे। यहां तक कि दूसरी बहन मू शुआंग के उस ठंडे चेहरे पर भी शक थोड़ा सा कम हो गया था। पर मेरे दिमाग में एक खतरनाक कैलकुलेशन चल रही थी। सिर्फ आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बचा था। मैंने सिर उठाकर दीवार वाली घड़ी को देखा। 10:03। तभी एक ब्लैक कलर की वैन हवेली के अंदर आई। ये वो वकील था जिसे सेक्रेटरी लियू ने बुलाया था। मैंने अपनी नजरें हटाईं, अपना हाथ जेब में डाला और उस फोन को कसकर पकड़ लिया। हालांकि स्क्रीन एकदम काली थी, पर शांगजिंग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल से आया वो मैसेज मेरे दिमाग में किसी छपे हुए निशान की तरफ घूम रहा था। लिविंग रूम में वकील ने बाबूजी से बात करना शुरू कर दिया था। बड़ा भाई तो साला सबके सामने जोर जोर से फोन पर अपनी जीत की खबर सुना रहा था। तीसरा भाई मू फैंग भी अपने जीजा जी के साथ मिलकर जोर जोर से हंस रहा था। मैं इस पूरे शोर शराबे के बीच बैठा था और अचानक मुझे एक बात याद आई। कल रात वाले मैसेज में लिखा था कि सिर्फ एक स्पर्म बैंक से शांगजिंग में मेरे 37 बच्चे हैं और 7 घंटे से ज्यादा टाइम के बाद पहला बच्चा एडल्ट हो जाएगा। पर तभी मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे झटके से बाहर निकाला। ये फिर से वही अननोन नंबर था, पर उसके अंदर जो लिखा था उसने मेरी धड़कनें बढ़ा दी। आज आपके 3 बच्चे 18 साल के हो जाएंगे। सबसे पहला बच्चा 18 साल पहले आज ही के दिन सुबह 10:38 पर पैदा हुआ था। अभी का काउंटडाउन 34 मिनट। मैंने अपने फोन पर टाइम देखा, 10:04। मैंने फोन वापस अपनी जेब में रखा और झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। मूचेन, तू कहाँ जा रहा है? पास से मू शुआंग की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा और एकदम ठंडी आवाज में बस इतना बोला, बाहर थोड़ी ताजी हवा खाने। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, मैं सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे से बड़े भाई मुनान की आवाज आई, मूचेन, ज्यादा दूर मत जाना। थोड़ी देर में पेपर्स पर साइन करने के लिए तेरा यहां होना जरूरी है। मैंने बिना पीछे मुड़े ही अपना हाथ हिला दिया और दरवाजा खोल दिया। बाहर की चुभने वाली धूप एकदम से मेरे ऊपर आ गिरी। मैं सीढ़ियों पर खड़ा था और अपनी आंखें छोटी करके आसमान की तरफ देख रहा था। 10:05। सिर्फ 29 मिनट और बचे हैं। अचानक मेरी जेब में रखा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, पर इस बार मैंने उसे निकाल कर नहीं देखा। मैं बस वहीं खड़ा रहा और एकदम शांति से वेट करने लगा। मैं आंगन में खड़ा था। धूप मेरी पीठ पर पड़ रही थी और थोड़ी तेज लग रही थी। मेरी नजरें फोन की स्क्रीन पर टाइम को घूर रही थी। 10:38। सिर्फ 27 मिनट बाकी थे। 27 मिनट बाद मेरे 327 बच्चों में से पहला बच्चा 18 साल का यानी एडल्ट होने वाला था। पर पिछले 20 सालों में वो मेरे लिए सिर्फ एक नंबर थे। मुझे साला ये तक नहीं पता था कि वो लड़का है या लड़की। पर तभी अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आ गई और लोकेशन दिखा रहा था शांगजिंग। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने झटके से कॉल उठा ली। हेलो। सामने से कोई आवाज नहीं आई, बस एक बहुत ही हल्की सी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बोलने से डर रहा हो। मैंने फोन को और कसकर पकड़ लिया और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। मेरी आवाज भी एकदम सूख गई थी।
क्या आज तुम्हारा 18वां बर्थडे है? पलक झपकते ही सामने वाले की सांसें तेज हो गईं। कुछ सेकंड बाद एक लड़की की कांपती हुई आवाज आई। क्या आप मिस्टर मू चैन बोल रहे हैं? ये एक लड़की थी। मैंने जैसे ही हाँ कहा, फोन के उस पार से रोने की एक दबी हुई आवाज आने लगी। लड़की ने रोते रोते अटक कर बताया कि उसका नाम लिन जियाओयू है। आज उसका बर्थडे है और उसकी माँ ने उसे बताया कि उसका असली बाप एक स्पर्म डोनर था। उसने डोनर नंबर चेक किया, तब जाकर उसे मेरा नंबर मिला। पर साला, उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे दिमाग में एकदम से एक झंझनाहट हुई। पहले बच्चे के एडल्ट होने का पता चला है। बच्चा लिन जियोयू, छुपा हुआ टैलेंट अनलॉक, एब्सोल्यूट पिच। होस्ट को यह टैलेंट 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। और तो और स्टैट्स पॉइंट +1। डेली ग्रोथ फंड एक्टिवेट हो गया है लिन जियोयू के लिए, हर दिन 1000 रुपए। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अगर मैं ये पैसा अपनी बेटी पर खर्च करूंगा तो मुझे 1 से 10 गुना तक का क्रिटिकल कैशबैक मिलेगा। मैं साला वहीं का वहीं सुन्न खड़ा रह गया। अगले ही सेकंड पूरी दुनिया की आवाजें ही बदल गईं। बड़े भाई के बोलने का टोन, कैंची के कट कट करने की एक एक आवाज, अनगिनत आवाजों की बारीक डिटेल्स पागलों की तरह मेरे दिमाग में घुसने लगी। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पावर थोड़ी सी बढ़ गई है। और ये तो साला सिर्फ 327 स्टैट्स पॉइंट्स की शुरुआत थी। फोन के उस पार लिन जियोयू अभी भी सिसक रही थी। मैंने जल्दी से फोन वापस कान पर लगाया। जियोयू, रो मत। पर उसकी एक बात ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। मेरी माँ बहुत अच्छी है। उसने कभी शादी नहीं की, मुझे अकेले ही पाला है। मेरा दिल एकदम भारी हो गया। पर उसने रोते हुए आगे कहा, मैं बचपन से जानना चाहती थी कि मेरा पापा कौन है। सबके पास पापा थे, बस मेरे पास नहीं थे। मेरी माँ कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे पता चल जाएगा। मुझे आज जाकर पता चला है। मेरे मुंह से साला एक भी शब्द नहीं निकला। मैं बस आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान कुछ ज्यादा ही नीला लग रहा था, जैसे कोई फेक पेंटिंग हो। तभी लिन जियोयू ने डरते डरते पूछा, क्या मैं आपको एक बार पापा बोल सकती हूँ? मेरे गले में कुछ अटका सा लगा और मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हाँ। फोन के उस पार एकदम सन्नाटा छा गया। 2 सेकंड बाद एक इतनी धीमी आवाज आई जो लगभग सुनाई भी नहीं दे रही थी, पापा। बस ये एक शब्द साला किसी भारी पत्थर की तरह मेरी 20 साल से शांत पड़ी जिंदगी की झील में आ गिरा। मुझे लगता था कि मैं अकेले जीने का आदी हो चुका हूं और उन बच्चों को सिर्फ एक नंबर समझने की मुझे आदत हो गई थी। पर अब ये कोई नंबर नहीं था, ये एक जीती जागती लड़की थी जो मुझे पापा बुला रही थी, मेरी अपनी बेटी। हाँ बेटा, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज एकदम रुंध गई थी। फोन पर लिन जियोयू अब खुद को रोक नहीं पाई और बुरी तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसने फिर से बहुत प्यार से मुझे पापा बुलाया और फिर पूछा, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? मिलना? मैं एकदम सुन्न हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। पर मेरी नजरें अपनी कलाई पर चमकते सिस्टम पैनल पर गईं। डेली ग्रोथ फंड, 1000 रुपए प्रतिदिन, और वो क्रिटिकल कैशबैक वाला रिवॉर्ड। अगर मैं इस लड़की पर थोड़े पैसे खर्च करूं तो मुझे कितने गुना रिटर्न मिलेगा? मैंने तुरंत उससे पूछा कि वो कहाँ है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ जब उसने बताया कि वो शॉन्गजिंग म्यूजिक एकेडमी के हाई स्कूल की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। साला, ये एब्सोल्यूट पिच वाला टैलेंट तो जैसे उसी के लिए बना था। अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने लिविंग रूम में मेरा वेट कर रहे उस कमीने बड़े भाई और वकील की तरफ देखा और सीधा फोन पर बोला, कोई जल्दी नहीं है। स्कूल के बाहर वाली चाय की दुकान पर मेरा वेट करो, मैं 1 घंटे के अंदर आ रहा हूं। फोन काटने के बाद मैंने सिर झुकाकर सिस्टम पैनल को देखा। अडल्ट हो चुका एक इंसान। इसके नीचे अभी भी 326 ऐसे बच्चे थे जो अडल्ट नहीं हुए थे। पर मेरा फोन तुरंत फिर से वाइब्रेट हुआ। एक और मैसेज पॉपअप हुआ, रिमाइंडर, आज आपका दूसरा बच्चा दोपहर 2:17 पर अडल्ट हो जाएगा और तीसरा बच्चा रात के 7:43 पर अडल्ट होगा। आज साला 2 और बाकी हैं। मैंने फोन वापस अपनी जेब में ठूसा और पलटकर लिविंग रूम की तरफ चल दिया। अंदर जाते ही बड़े भाई ने मेरी तरफ हाथ हिलाया, मुचेन जल्दी आ, बस तेरा ही वेट कर रहे थे। टेबल पर फाइलों का एक भारी भरकम बंडल रखा था। वो शेयर्स को दोबारा बांटने का एग्रीमेंट था। सेक्रेटरी लियू ने मुझे समझाया, नए प्लान के हिसाब से मू ग्रुप के शेयर्स फैमिली मेंबर्स की गिनती के हिसाब से बांटे जाएंगे। अभी टोटल 23 लोग हैं, तो हर एक को 1/23 हिस्सा मिलेगा। मैंने सीधा आखिरी पेज पलटा और जैसा मैंने सोचा था साला वही हुआ। बड़े भाई के घर से 5 लोग, दूसरे भाई के 4 लोग, तीसरे भाई के 5 लोग, बड़ी बहन के 4 लोग और दूसरी बहन के 4 लोग, और मेरी यानी मुचैन की लाइन में मैं साला अकेला ही था, सिर्फ एक इंसान। बाबूजी ने हुक्म दिया,
कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दे। पर मैंने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूं, और फिर धीरे से अपना मुंह खोला। ये जो मेंबर्स की गिनती की डेडलाइन है, मुझे लगता है कि इसे इस महीने के आखिरी दिन तक के लिए बदल देना चाहिए। मैंने उन सालों की तरफ देखा और एकदम आराम से उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। मैंने पेन उठाया और उस नए कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया। एक एक अक्षर एकदम साफ, मुंह चैन। साइन करते ही मैं सीधा अपनी जगह से खड़ा हो गया। पिताजी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी बाहर जाना होगा। बड़े भाई ने अपनी भौहें ऊपर की। अभी साइन किया और अभी जा रहा है, खाना नहीं खाएगा? तीसरा भाई तो साला और भी कमीनी हंसी हंसने लगा। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है क्या? मैंने उन सालों को इग्नोर मारा और सिर्फ बाबूजी की तरफ देखा। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं तुरंत पलटा और जाने लगा, पर जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से एक आवाज ने मुझे रोक लिया। मुचैन, ये दूसरी बहन मुशुआंग थी। वो तेजी से मेरे पीछे आई और दबी हुई आवाज में मुझसे पूछताछ करने लगी। तू कहाँ जा रहा है? मैंने अभी तुझे फोन पर बात करते हुए सुना था। ये जियाओयू कौन है? मेरे कान खड़े हो गए। इस औरत के कान तो साला बहुत तेज हैं। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, दोस्त, पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी नजरें किसी चाकू की तरह चुभ रही थीं। इस शहर में तेरा दोस्त है? हमने तेरे बारे में सब पता किया है। तू पिछले 20 साल में कभी शॉन्गजिंग में रहा ही नहीं, तो यहां तेरा दोस्त कहां से आ गया? मैंने उसे देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। दूसरी बहन, तुमने तो बड़ी गहरी छानबीन की है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली कि वो बस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उसे पता है कि मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूं। उसे मेरी फिक्र है। तो मैंने भी ड्रामा करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द चबा कर पूछा, दूसरी बहन, जब तुमने मुझे फोन पर बात करते हुए सुन ही लिया था, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि फोन पर दूसरी तरफ वाले ने मुझे क्या कहकर बुलाया था? मुशुआंग एकदम से सुन्न पड़ गई। उसने अपना मुंह खोला, पर साला एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैंने उसके जवाब का वेट नहीं किया, मुड़ा और सीधा अपनी बुक की हुई कैब में बैठ गया और ड्राइवर को लोकेशन बता दी। शॉन्गजिंग म्यूजिक एकेडमी के हाई स्कूल चलो। रास्ते भर मेरे दिमाग में बस वो एक पापा शब्द गूंज रहा था। उसकी वो आवाज, उसका वो कांपना और उसकी उस आवाज में छिपी वो उम्मीद और रिजेक्ट होने का डर। साला मुझे भी अब टेंशन होने लगी थी। जब कैब पहुंचने वाली थी तो मेरी नजरें हाफ बीट नाम की एक चाय की दुकान पर जाकर टिक गईं। वहां स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़की खड़ी थी। उसने पोनीटेल बांधी हुई थी, एकदम दुबली पतली सी। हाथों में चाय का कप था, पर वो पी नहीं रही थी, बस रास्ते की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उसे पहली बार देखते ही मुझे पता चल गया कि ये वही है। और जिस चीज ने मेरे दिल को सबसे ज्यादा झटका दिया वो ये था कि उसकी बाईं आंख के कोने पर एकदम मेरे जैसा ही एक आंसुओं वाला तिल था। भाई, यही रोक दो। मैं कैब का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, पर उसने मुझे एक नजर देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली। साफ दिख रहा था कि वो किसी ज्यादा उम्र वाले आदमी का वेट कर रही थी। मैं सीधा चलकर उसके सामने गया और एकदम हल्के से बुलाया, जियाओयू। लड़की ने झटके से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। क्या आप मिस्टर मू हैं? मैंने सिर हिलाया। वो मुझे घूरती रही और पलक झपकते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे लगा था कि आप बहुत बूढ़े होंगे। मैं एक सेकंड के लिए चौंका और फिर मुस्कुरा दिया। हाँ, थोड़ा बूढ़ा तो हूं, मैंने उसे बताया। जल्द ही 40 का होने वाला हूं। नहीं, आप बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हैं। लिन जियाओयू ने जोर जोर से अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में पकड़ी चाय मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने आपके लिए भी एक कप लिया है, अभी भी गर्म है। मैंने चाय का कप पकड़ा और उसकी गर्माहट मेरे हाथों में फैल गई। हम दोनों ऐसे ही अजीब तरीके से वहां खड़े रहे। मेरी नजरें उसकी आंख के पास वाले उस तिल पर टिक गईं। ये सच में बाय बर्थ है या फिर साला इस सिस्टम ने कोई गेम खेला है? मैंने बिना सोचे अपने चेहरे पर भी उसी जगह हाथ फेरा। तभी लिन जियाओयू ने शांति को तोड़ते हुए कहा, क्या हम अंदर चलकर बैठें? हम चाय की दुकान के अंदर गए और खिड़की के पास वाली एक जगह ढूंढकर बैठ गए। मैं अपने सामने बैठी उस लड़की को देख रहा था जिसका सिर झुका हुआ था और जो अपने दोनों हाथों से चाय का कप पकड़े हुए थी। मुझे साला समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी बाप नहीं बना। मेरे लिए बच्चा होने का मतलब सिर्फ सिस्टम से मिलने वाले इनाम का एक नंबर था। पर अब वो नंबर मेरे सामने एक जीती जागती लड़की बनकर बैठा था, जो रो भी सकती थी और हंस भी सकती थी। उसने अचानक सिर उठाया और डरते डरते पूछा, इन सालों में क्या आपने कभी हमारे बारे में सोचा था? चाय का कप पकड़े हुए मेरा हाथ एकदम से कस गया। मैंने बहुत सोच समझकर आखिर में सच ही बोल दिया, सोचा था, पर बहुत ज्यादा नहीं। लिन जियाओयू एकदम सुन्न पड़ गई। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई, पर फिर उसने खुद को तसल्ली देते हुए सिर हिलाया। मेरी माँ कहती है
जो लोग स्पर्म डोनेट करते हैं वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, हमें उनसे और ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसकी ये समझदारी वाली बातें सुनकर मेरा गला एकदम सूख गया। मैं खुद को सफाई देने से रोक नहीं पाया। मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैंने कभी शादी नहीं की और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। मैं दुनिया में एकदम अकेला हूँ। उसकी आंखों में फिर से एक उम्मीद की चमक आ गई। तो फिर आपने डोनेट क्यों किया? सिस्टम के इनाम के लिए, उन सुपर पावर वाले टैलेंट्स के लिए? ये बात तो साला मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। तो मैंने बस गोल मोल जवाब दे दिया, फ्यूचर के लिए। लंच का टाइम होने वाला था। लिन जियाओयू ने अपने फोन में टाइम देखा। दोपहर में मेरी एक स्पेशल क्लास है। मैंने सिर हिलाया। मैं उसे वापस छोड़ने ही वाला था कि वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर बैठ गई, जैसे उसने बहुत बड़ी हिम्मत जुटाई हो। और उसने मुझे पापा कहकर बुलाया। इस बार ये शब्द उसके मुंह से बहुत आराम से निकला। उसने अपने होंठ दबाए और पूरी उम्मीद के साथ पूछा, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे ऐड करने के बाद वो दरवाजे तक गई और फिर पलटकर बोली। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। पापा, मुझसे मिलने आने के लिए थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ। धूप की रोशनी में उसकी वो नेवी ब्लू कलर की स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ी पुरानी सी लग रही थी। मुझे एकदम से उस ग्रोथ फंड वाले पैसे की याद आ गई। जियाओयू, मैंने उसे आवाज देकर रोका। तुम पियानो सीखती हो ना? क्या तुम्हें म्यूजिक नोट्स की कोई बुक खरीदनी है या कोई नया और अच्छा पियानो लेना है? वो एक पल के लिए रुकी और फिर मुस्कुरा दी। उसकी आंखें चांद की तरह सिकुड़ गईं। नहीं, जब मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगी तब देखेंगे। उसने बताया कि वो शॉन्गजिंग म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है, पर वहां कंपटीशन बहुत तगड़ा है। मेरे दिमाग में एकदम से एक आइडिया बिजली की तरह चमका। अगर मैं इसके लिए कोई ट्यूटर लगा दूं या नया पियानो खरीद कर दूं, तो क्या वो पैसे चाइल्ड ग्रोथ के खर्च में गिने जाएंगे? उससे साला मुझे कितने गुना क्रिटिकल कैशबैक मिलेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैंने अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं सुनूंगा कि तुम कैसा बजाती हो। उसने जोर से सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए भागकर अपने स्कूल के अंदर चली गई। तभी मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये लिन जियाओयू का मैसेज था। पापा, आज मेरा बर्थडे है और मैंने यही दुआ मांगी है कि मैं आपसे फिर से मिल सकूं। और हाँ, जब मैं आपके सामने पियानो बजाऊंगी तो आप ये कहकर मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि मैं बहुत बेकार बजाती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया और उसे रिप्लाई किया, बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। पर मैंने जैसे ही फोन वापस अपनी जेब में रखा, वो फिर से बज उठा। मुझे लगा कि साला फिर से लिन जियाओयू का मैसेज होगा, पर स्क्रीन पर शॉन्गजिंग का एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। मैं उस नंबर को घूरता रह गया और मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मुझे तुरंत वो मैसेज याद आ गया। दोपहर 2:17, दूसरा बच्चा। मैंने टाइम देखा, 12:03 हो रहे थे। अभी पूरे 2 घंटे बाकी थे। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई। उसका टोन एकदम अकर वाला था। क्या तुम मूचेन हो? मैंने बस कहा। मेरा नाम जो रुई है। उस लड़के ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, क्या तुम आज फ्री हो? मुझे तुमसे मिलना है। तभी मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ और एक मैसेज पॉपअप हुआ। ये मेरी उस महान दूसरी बहन मू शुआंग का मैसेज था। तू आखिर किससे मिलने गया था? वो लिन जियाओयू नाम की लड़की कौन है? और उसकी बाईं आंख के कोने पर वो जो तिल है, वो बिल्कुल तेरे तिल जैसा क्यों है? मेरा हाथ अपने आप मेरी बाईं आंख के कोने पर चला गया। वहां पहले कभी कुछ नहीं था, पर जब मैंने अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया तो वीडियो में मेरी बाईं आंख के पास भी बिल्कुल लिन जियाओयू जैसा ही एक आंसुओं वाला तिल उभर आया था। साला मुझे पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। एक बहुत ही खौफनाक ख्याल मेरे दिमाग में बम की तरह फटा। क्या मेरे सारे 327 बच्चों के चेहरे पर आगे चलकर यही सेम टू सेम तिल आने वाला है? 327 तिल जो पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर ये ऐलान करेंगे कि इन सब का बाप एक ही है। तभी एक ब्लैक कलर की कार धीरे से मेरे पास से गुजरी। कार का नंबर प्लेट मुझे बहुत अच्छे से याद था। ये मू फैमिली की कार थी। कार थोड़ी दूर जाकर रुकी। मू शुआंग तार से बाहर निकली और पूरे 30 मीटर दूर से मुझे घूरने लगी। फोन के अंदर जो रुई अभी भी मुझे इरिटेट करते हुए जल्दी मचा रहा था। अबे तू लाइन पर है ना? तू मिल रहा है या नहीं? मैं दूर खड़ी मू शुआंग को देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे साफ नहीं दिख रहे थे, पर साला मुझे पता था कि वो मुझे ही देख रही है। मैंने अपनी नजरें हटाईं और फोन पर एकदम ठंडी आवाज में बोला, मिलूंगा, जगह बता, मैं अभी पहुंचता हूं। फोन काटने के बाद मैं बिना पीछे मुड़े सीधा रोड की तरफ चलने लगा। जब मैं मू शुआंग के पास से गुजरा तो मैं 1 सेकंड के लिए रुका। दूसरी बहन, अगर तुम्हें सच में इतना ही जानना है तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इतना बोलकर मैंने सीधा एक टैक्सी रोकी और वहां से निकल गया। रियर व्यू मिरर में मैं देख सकता था कि मू शुआंग अभी भी किसी बेवकूफ की तरह वहीं खड़ी थी। कार स्टार्ट होते ही उसका मैसेज मेरे फोन पर आ गिरा, मूचेन, तू साला आखिर क्या गेम खेल रहा है? मैंने उसे इग्नोर मार दिया।
मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरे दिमाग में सिस्टम का पैनल एकदम क्रिस्टल क्लियर चमक रहा था। 327 लोग, आज एडल्ट होने वाले 2 लोग, डेली ग्रोथ फंड खर्च 1000 रुपए प्रतिदिन, स्टार्ट्स पॉइंट 91+1। मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार ये लिन जियाओयू थी। पापा, मैंने अभी शीशे में देखा, मेरी बाईं आंख के कोने पर एक तिल आ गया है। ये कितना मैजिकल है ना। मैं 3 सेकंड तक चुप रहा और फिर रिप्लाई किया, अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने सीधा अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। टैक्सी एक स्नूकर क्लब के बाहर जाकर रुकी। दरवाजा खोलकर बाहर आते ही मैंने देखा कि कोने में एक लड़का खड़ा हुआ था। वो काफी लंबा था। उसने एक पुरानी सी काली टी शर्ट पहनी हुई थी और साले की आंखों में किसी भेड़िए के बच्चे जैसी चमक थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी बाईं आंख के कोने पर भी वही छोटा सा तिल चमक रहा था। अब मुझे कुछ भी गेस करने की जरूरत नहीं थी, ये वही था। मैंने उससे पूछा, तुम झोरुई हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसकी आवाज में मुझे नीचा दिखाने वाला एटीट्यूड था। तुम तो मेरी सोच से काफी जवान निकले। मैंने उसकी बकवास का कोई जवाब नहीं दिया, सीधा पॉइंट पर आया। क्या हम यहाँ बात कर सकते हैं? हाँ, मैंने अंदर वाला कैबिन बुक कर लिया है। झोरुई पलटा और अंदर जाने लगा। मेरे पीछे आओ। मैं उसके पीछे पीछे स्नूकर टेबल्स के बीच से होता हुआ एकदम अंदर वाले कैबिन में जाकर बैठ गया। झोरुई मुझे लगातार घूर रहा था। बहुत देर बाद वो एकदम सख्त आवाज में बोला, मेरा नाम झोरुई है। आज मैं 18 साल का हो गया। उसकी आवाज एकदम कड़क थी। तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुमसे मिलने क्यों आया हूं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, तुमने फोन पर बता दिया था। पर साला उसने अचानक बात घुमा दी और सीधा पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ये सवाल इतना डायरेक्ट था कि मैं 1 सेकंड के लिए सुन पड़ गया। क्या कहा? मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? झोरुई अपनी कुर्सी पर पीछे टिका और अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। उसकी नजरें मुझे ऐसे चेक कर रही थीं जैसे वो कोई सामान खरीद रहा हो। तुम कौन हो? क्या काम करते हो? तुम्हारे पास पैसा वैसा है कि नहीं? तुम्हारी कोई फैमिली है? मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। इस बच्चे की आंखों में मेरे लिए कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक अलर्टनेस थी। वो साला मेरा टेस्ट ले रहा था, मेरी औकात नाप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और एकदम चिल होकर बोला, अभी अभी खानदान की प्रॉपर्टी बटी है तो कुछ 100 बिलियन होंगे। झोरुई की भौहें एकदम से झटके से ऊपर उठीं। कुछ 100 बिलियन? उसने मेरी बात रिपीट की और उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि साले को मेरी बात पर घंटा यकीन नहीं हुआ। तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो क्या? मैंने उसे कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने खुद ही अपनी नजरें हटा ली और अपनी बात पलटते हुए बोला, खैर छोड़ो, तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बस ये पूछने आया था कि तुमने तब अपना स्पर्म डोनेट क्यों किया था? फिर से साला वही सवाल। आज ये तीसरी बार था। मैंने थोड़ा सोचा और बस एक लाइन में जवाब दिया, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर? झोरुई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कैसा फ्यूचर? आज का दिन, मैंने कहा। वो दिन जब तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आए हो। वो साला साफ साफ कुछ समझा नहीं, पर उसने आगे कुछ पूछा भी नहीं, बल्कि अपना सिर झुका लिया और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मेरी माँ को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अगर उसे पता चला तो वो पक्का मुझे बहुत गालियां देगी। वो अपने छालों से भरे हाथों को देखने लगा। जब मैं 5 साल का था तब मेरे पापा चल बसे। कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई एक्सीडेंट हुआ था। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो दिन में सुपरमार्केट में काम करती थी और रात में रेस्तरां में बर्तन धोती थी। वो थोड़ा रुका और उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने पापा का ही सगा बेटा हूँ, लेकिन पिछले साल जब मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मुझे उसकी डायरी मिली। तब मुझे पता चला कि मैं एक टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ, जिसके लिए स्पर्म बैंक का यूज किया गया था। उसके इतना बोलते ही उस पूरे कैबिन में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने उसे देखा, मेरा गला सूख रहा था और मैंने पूछा, क्या तुम अपनी माँ से नफरत करते हो? उसने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मेरी माँ मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। मैं साला उससे नफरत क्यों करूंगा? तो क्या तुम अपने पापा से नफरत करते हो? वो पापा जिसने तुम्हें पाला। उसने और तेजी से सिर हिलाया। उससे तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो जिंदा था उसने मुझे अपने सगे बेटे की तरह रखा। मेरी क्या औकात जो मैं उससे नफरत करूं? मैंने सिर हिलाया और तुरंत अपना आखिरी सवाल उस पर दाग दिया, तो क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? झोरुई मुझे लगातार घूरता रहा। कई सेकंड बीत जाने के बाद उसने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वो मुझे देखता रहा और उसकी आवाज में पहली बार एक अजीब सा इमोशन था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुमने सच में कभी नहीं सोचा था कि हम तुम्हें ढूंढेंगे? मैंने बिना नजरें चुराए सीधे उसकी आंखों में देखा। सोचा था, पर बहुत ज्यादा नहीं। ये सुनकर झोरुई ने साला हाँ में सिर हिलाया। तुम आदमी एकदम सच्चे हो। तभी उसकी भौहें अचानक से सिकुड़ गईं। वो अपने हाथों को देखने लगा। उसने मुट्ठी बांधी और फिर खोली। ये क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाया। मुझे पता था, टाइम आ गया है। और जैसा मैंने सोचा था, अगले ही सेकंड मेरे दिमाग में एकदम फिक्स टाइम पर वो सिस्टम की आवाज गूंजी। बच्चा झोरुई, लड़का 18 साल, छुपा हुआ टैलेंट अनलॉक, स्टील बॉडी,
शरीर की ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी और मैक्सिमम 150 पॉइंट तक पहुंचेगी, जो एक नॉर्मल इंसान की लिमिट से कहीं ज्यादा है। होस्ट को ये टैलेंट मिल चुका है, स्टील बॉडी। 24 घंटे के अंदर बॉडी में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। डेली ग्रोथ फंड एक्टिवेट हो गया है। झोरुई 1000 रुपए प्रतिदिन। पलक झपकते ही मेरे पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। पिछली बार हुए दिमाग के बदलाव से ये एकदम अलग था। इस बार साला मेरा शरीर सच में फौलाद बन रहा था। मेरी मसल्स और ज्यादा टाइट हो गईं और हड्डियां और मजबूत। मैंने अपनी मुट्ठी बांधी। मुझे अपने अंदर भयंकर पावर फील हो रही थी। और दूसरी तरफ झोरुई अभी भी कंफ्यूज होकर अपने हाथों को देख रहा था। अजीब बात है, बॉडी इतनी गर्म क्यों लग रही है? इस साले ने इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, सीधा उससे पूछा, ठीक है, क्या तुम्हारे सवाल खत्म हो गए? झोरुई ने सिर हिलाया। हाँ खत्म। तो अब मेरी बारी। वो सुन पड़ गया। तुम मुझसे क्या पूछोगे? तुमने आगे का क्या सोचा है? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। पढ़ाई या काम? झोरुई कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, काम। मेरी माँ की कमर में दर्द रहता है। मैं जल्दी पैसे कमाकर उसे रेस्ट देना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या वो आगे पढ़ना नहीं चाहता? अब और पढ़ने की हैसियत नहीं है। उसके चेहरे पर एकदम रियलिटी दिख रही थी। मेरे मार्क्स भी कुछ खास नहीं है। कोई अच्छा कॉलेज तो मिलेगा नहीं। किसी घटिया कॉलेज से डिग्री लेकर भी मजदूरी ही करनी है। उससे अच्छा है मैं अभी से काम करना शुरू कर दूं। मैं साला सोच रहा था कि ये जिम में काम कर रहा है और महीने के सिर्फ 3,500 कमा रहा है, और मेरे दिमाग में वो हर दिन 1,000 और महीने के पूरे 30,000 वाला ग्रोथ फंड घूम रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये पैसा सिर्फ बच्चों की ग्रोथ पर ही खर्च किया जा सकता था। तो मैंने गेम खेलते हुए उससे पूछा, क्या काम बदलने के बारे में सोचा है? झोरुई ने भौं सिकोड़ी। क्या काम बदलूंगा? कोई स्किल सीखने के लिए पैसे नहीं है। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, सीधा अपना फोन निकाला, उसका वीचैट खोला और उसे एक मैसेज भेज दिया। कल से हर दिन तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, ज्यादा नहीं, बस 1,000 रुपए। ये मत पूछना कहाँ से आए, बस रख लेना और कोई स्किल सीख लेना। अगर कुछ भी सीखना हो तो इसी पैसे का यूज करना। झोरुई का फोन तुरंत बजा। उसने फोन निकाल कर देखा और वो साला वहीं का वहीं जम गया। उसने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूछना मत। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। पूछोगे तो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। झोरुई ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और बहुत देर बाद साला मुश्किल से एक शब्द निकाल पाया। क्यों? मैंने उसे देखा, थोड़ा सोचा और कहा, क्योंकि तुम मुझे पापा कहकर बुला सकते हो। वो पलक झपकते ही सुन्न हो गया, जैसे किसी ने उसे वहीं कीलों से गाड़ दिया हो। बहुत देर बाद उसने अपना सिर झुकाया और भारी आवाज में बोला, हर दिन 1,000, मतलब महीने के 30,000। मैं साला पूरे 1 साल गधे की तरह काम करके भी इतने नहीं कमा पाता। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थीं, पर उसने खुद को रोने से रोक रखा था। तुम्हें इसमें क्या फायदा है? हम तो साला आज पहली बार मिल रहे हैं। मैंने एकदम चिल होकर कहा, तुम बस ये समझ लो कि मैं तुम लोगों का कर्जदार हूं। झोरुई ने और कुछ नहीं पूछा, अपना फोन जेब में डाला और खड़ा हो गया। मुझे चलना चाहिए, दोपहर में मेरी शिफ्ट है। पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, वो अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर मेरा नाम लिया, मूचेन। उसने अपना मुंह खोला जैसे हजारों बातें बोलना चाहता हो, पर आखिर में उसके मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, थैंक यू। ये कहकर उसने दरवाजा खोला और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। मैं उसे जाते हुए देख रहा था, तभी मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। ये झोरुई का मैसेज था। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद कमा सकता हूं। 5 सेकंड बाद एक और मैसेज आया, पर फिर भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं झटके से मुड़ा। सामने मूशवांग खड़ी थी। वो मुश्किल से 10 मीटर दूर एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़ी थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तुमने सब देख लिया? मैंने पूछा। मूशवांग तेज कदमों से मेरे सामने आई, मेरी आंखों में घूरते हुए एक एक लफ्ज चबा कर बोली, वो लड़का कौन था? मैं उसे देखता रहा और एकदम चुप रहा। मैंने अभी देखा। मूशवांग की आवाज कांप रही थी। उसकी बाईं आंख के कोने पर एक तिल था, बिल्कुल लिन शाओयू की तरह, एकदम उसी जगह पर और उतना ही बड़ा। अब मुझे ये मत कहना कि ये कोई इत्तेफाक है। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। मूशवांग एक कदम आगे आई और अपनी आवाज एकदम नीची करते हुए बोली, मूचेन, मुझे सच सच बताओ, वो दोनों आखिर हैं कौन? वो लिन शाओयू और अभी जो लड़का था, वो तुम्हें पापा क्यों बुला रहे थे? मैं उसे देख रहा था। मुझे पता था कि अब ये बात छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन मेरा पूरा सच उगलने का भी कोई इरादा नहीं था। क्या तुम सच सुनना चाहती हो? मैंने पूछा। मूशवांग मुझे घूरती रही और मैंने सीधे सीधे पत्ता खोल दिया। वो दोनों मेरे बच्चे हैं। उसकी आंखें एक झटके में फटी की फटी रह गईं। तुम्हारे बच्चे? उसकी आवाज ही बदल गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ से आ गए? हमने तुम्हारी पूरी छानबीन की है। पिछले 20 सालों में तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई।
तुम किसी के साथ लिव इन में नहीं रहे, फिर तुम्हारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस ऐसे ही उसे देखता रहा। मू शुआंग अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। उसका दिमाग पागलों की तरह दौड़ रहा था। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक बात सोच ली हो। क्या तुमने स्पर्म डोनेट किया है? मैंने इनकार नहीं किया। मू शुआंग का चेहरा एक पल में एकदम सफेद पड़ गया। तुमने कहाँ डोनेट किया? कितनी बार डोनेट किया? उसकी आवाज कांप रही थी। कितने हैं? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी चुप्पी ही मेरा सबसे अच्छा जवाब थी। वो झटके से एक कदम पीछे हटी, जैसे उसके पैर कांप रहे हों। एक ऐसा ख्याल उसके दिमाग में बम की तरह फटा, जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे आज सुबह स्टडी रूम की बात याद आई, जब वो पांचों जायदाद बांटने के बाद कितनी कमीने वाली हंसी हंस रहे थे। उसे याद आया कैसे मेरे बड़े भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था कि आगे कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। और सबसे जरूरी बात, जब उस बूढ़े ने ऐलान किया था कि जायदाद प्रति व्यक्ति के हिसाब से बटेगी, तब उन लोगों ने आपस में जो इशारे किए थे वो सब उसे याद आ गया। अगर बंटवारा पर हेड के हिसाब से होगा तो अभी मेरा हिस्सा सिर्फ 1 है, लेकिन अगर मेरे बच्चे हुए तो 10, 20 या शायद उससे भी ज्यादा। उनका वो चालाकी से बनाया गया पूरा मास्टर प्लान क्या अब उनके ही गले का फंदा नहीं बन जाएगा? मू शुआंग अपने आप से बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। मैं उसे देख रहा था। मुझे समझ आ गया था कि उसे पूरी बात समझ आ गई है। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार खौफ दिख रहा था। आखिर तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे मैं कह रहा हूं कि आज का मौसम कितना बढ़िया है। वो झटके से एक कदम आगे आई और मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम बोलते क्यों नहीं? आखिर कितने हैं? ठीक उसी वक्त मेरा फोन बज उठा। उस शांत सी गली में रिंगटोन की आवाज बहुत तेज चुभ रही थी। मैंने फोन निकाला और स्क्रीन पर एक नजर डाली। फिर से एक अनजान नंबर था। लोकेशन दिखा रहा था शैंगजिंग। मुझे वो मैसेज याद आया। रात 7:43 तीसरा। लेकिन अभी तो दोपहर के 1 ही बज रहे थे और फोन इतनी जल्दी आ गया था। मू शुआंग भी मेरे फोन को ऐसे घूर रही थी जैसे स्क्रीन में ही छेद कर देगी। उठाओ। उसकी आवाज एकदम सूखी और फटी हुई थी। फोन उठाओ। मैंने उसे एक नज़र देखा और फोन उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से एक डरी सहमी सी लड़की की आवाज आई। हेलो, क्या आप मिस्टर मूचेन बोल रहे हैं? हाँ, मैं ही हूँ। दूसरी तरफ 2 सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज दोबारा आई। मेरा नाम चैन यूयू है। आज मेरा 18वां बर्थडे है। मेरी मम्मी ने मुझ पर छोड़ दिया था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ या नहीं। मैं बस आपको एक बात बोलना चाहती थी। थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होती। फोन के दूसरी तरफ कोई रो रहा था। मैं फोन पकड़े हुए था और अपने सामने खड़ी मू शुआंग को देख रहा था। उसके चेहरे का रंग ऐसा हो गया था कि उसे लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन एक भी लफ्ज बाहर नहीं निकला। वो डर रही थी। उस सवाल के जवाब से डर रही थी। मैंने फोन पर कहा, यूयूना, तुम अभी कहाँ हो? मैं स्कूल में हूँ, शंगजिंग एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल, 3rd ईयर। ठीक है, मैंने कहा, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने आता हूँ। फोन काटकर मैंने अपना फोन वापस अपनी जेब में डाल लिया। मू शुआंग अभी भी वहीं जमीन पर घड़ी हुई थी। तीसरा। उसकी आवाज ऐसे निकली जैसे दांतों के बीच से पीस कर आ रही हो। ये तीसरा था। उसने अचानक अपना सिर उठाया, मेरी आंखों में सीधा घूरते हुए कांपती हुई आवाज में बोली, मू चेन, मुझे एकदम सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, अपना बायां हाथ उठाया और अपनी कलाई पर उस सिस्टम पैनल को देखा जो सिर्फ मुझे ही दिख सकता था। मैंने अपनी नजरें वहां से हटाईं और मू शुआंग को देखते हुए कहा, सेकंड सिस्टर, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? मू शुआंग का चेहरा 1 डिग्री और सफेद पड़ गया। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, अचानक उसका फोन बज उठा। उसने नीचे देखा, बड़े भाई मू नान की कॉल थी। उसने फोन उठाया। अभी कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि दूसरी तरफ से बड़े भाई की एकदम एक्साइटेड आवाज आई, सेकंड सिस्टर, सोचो क्या हुआ। मैंने अभी अभी लोगों को लगाकर मू चेन साले की पिछले 20 साल की हिस्ट्री निकलवाई है। तुम्हें क्या लगता है वो इतने सालों से दुनिया भर में धक्के क्यों खा रहा था स्पर्म डोनेट करने के लिए? वो साला पूरी दुनिया में स्पर्म डोनेट करता फिर रहा था। मू शुआंग फोन पकड़े हुए वहीं सन्न रह गई, जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। बड़ा भाई फोन पर पागलों की तरह हंस रहा था। साला सच में दिमाग से पैदल है। पर खैर, इससे हमें कोई खास खतरा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितने ही होंगे? गिनती के 4-5 या चलो मान लिया 10-12 होंगे। तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों को ढूंढना इतना आसान थोड़ी है। मू शुआंग ने फोन काट दिया। अभी ही 3 हो चुके हैं। क्या बड़े भाई को ये बात पता है? उसने मेरी तरफ देखा
उसकी आंखों में इतने अलग अलग एक्सप्रेशंस थे जिन्हें बताया ही नहीं जा सकता। मैंने उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दी। सेकंड सिस्टर, वापस जाकर बड़े भाई को बोलना कि वो एकदम बेफिक्र रहे। इतना बोलकर मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। मुंह चेन, वहीं रुक जाओ। मेरे पीछे से मुंह श्वांग की एकदम तीखी और घबराई हुई चीख आई। आखिर तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाथ देकर एक टैक्सी रोकी, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। दरवाजा बंद करते ही मुझे सिर्फ मुंह श्वांग की एक हताश चीख सुनाई दी। मुंह चेन। गाड़ी स्टार्ट हुई और रियर व्यू मिरर में वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वहां अकेली और लाचार खड़ी थी। फोन वाइब्रेट हुआ। चैन यूयू का मैसेज आया था। मिस्टर मू, मैं आपको अपनी एक फोटो भेज रही हूं ताकि जब आप आएं तो मुझे पहचान सकें। उसके तुरंत बाद एक फोटो आई। एक लड़की जिसने पोनीटेल बांध रखी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी। उसकी स्माइल के साथ गालों पर 2 डिंपल पड़ रहे थे और उसकी बाईं आंख के कोने पर एक छोटा सा तिल था। मैंने फोन नीचे रखा, सीट के पीछे टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। मेरे दिमाग में सिस्टम पैनल के वो नंबर्स एकदम साफ चमक रहे थे। करंट बच्चे 327 एडल्ट हो चुके हैं और 2 आज एडल्ट होने वाले हैं। मैंने अपनी आंखें खोली और खिड़की के बाहर पीछे छूटते हुए शहर को देखने लगा। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मूशवांग का मैसेज था। मूचैन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता दो आखिर तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मैंने उस मैसेज को देखा और कोई रिप्लाई नहीं किया। मुड़कर मैंने चैन यूयू को एक मैसेज भेजा। शाम को मिलते हैं, तुम्हें क्या खाना है मैं आते हुए ले आऊंगा। मैसेज भेजकर मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। जब मेरी टैक्सी शांगजिंग एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल के गेट पर रुकी तब तक अंधेरा होने लगा था। टाइम शाम के 6:51 हो रहा था। चेन यूयू के एडल्ट होने में अभी कुछ 10 मिनट बाकी थे, लेकिन मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। मैं गाड़ी से उतरा और सड़क किनारे खड़े होकर स्कूल के अंदर देखने लगा। ये डिनर का टाइम था और बच्चे 2-3 के ग्रुप्स में अपनी एक जैसी डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में घूम रहे थे। मैंने एक नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं नहीं दिखी जिसकी बाईं आंख के कोने पर तिल था। मैंने फोन निकालकर मैसेज किया, मैं आ गया हूँ, स्कूल के गेट पर हूँ। 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि एक लड़की स्कूल गेट के पास वाली एक छोटी सड़क से भागती हुई आई। उसे पहली बार देखते ही मेरे दिल को जैसे किसी ने कस कर जकड़ लिया। उसकी हाइट कम थी, वो बहुत दुबली थी और उसकी यूनिफॉर्म घिस घिस कर सफेद पड़ चुकी थी। आस्तीन के किनारे घिस कर उधरने लगे थे। उसके पैरों के सफेद स्पोर्ट शूज पीले पड़ चुके थे। जूते आगे से फटे हुए थे और जूते के फीते भी बीच से टूट चुके थे, जिन्हें अलग अलग रंगों की डोरी से बांधकर जोड़ा गया था। वो भागकर मेरे सामने बाईं आंख के कोने पर वो छोटा सा तिल था। मिस्टर मू, वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया, हाँ मैं ही हूँ। उसने कुछ सेकंड तक मुझे घूरा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, लेकिन उसने खुद को रोने से रोक लिया। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आप इतने बिजी रहते हैं, आपके पास बहुत सारे काम होंगे। मैं उसे देखता रहा। मेरा गला भर आया था। उसके बाल एक पोनीटेल में बंधे थे और उसने वो 2 रुपए वाली सस्ती काली रबर बैंड लगा रखी थी, जो ढीली हो चुकी थी और जिसे कई बार घुमाकर बांधा गया था। उसकी यूनिफॉर्म का कॉलर भले ही घिसकर सफेद पड़ गया था, लेकिन वो एकदम साफ धुला हुआ था। खाना खा लिया? मैंने पूछा। चेन यूयू थोड़ी हैरान हुई। उसने सिर हिलाकर मना किया, अभी नहीं, चलो पहले खाना खाते हैं, साथ में बात करेंगे। मैं मुड़ा और 2 कदम चला, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी वही खड़ी थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो भागकर 2 कदम मेरे पीछे आई, लेकिन हमेशा मुझसे 2 कदम की दूरी बनाकर चल रही थी। पास आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सड़क के किनारे किनारे चलता रहा। आखिर में मैंने एक साफ सुथरा सा लोकल ढाबा चुना। ये जगह ठीक है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। हम खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गए और वेटर मेन्यू ले आया। मैंने सीधा मेन्यू उसकी तरफ खिसका दिया। जो खाना है खुद ऑर्डर कर लो। उसने मेन्यू पकड़ा, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ सबसे सस्ती वाली डिशेस पर ही टिकी थी। आखिर में उसने मेन्यू वापस खिसकाया और धीरे से बोली, मैं बस एक नूडल्स का बाउल खा लूंगी, आप अपने लिए ऑर्डर कर लीजिए। मैंने मेन्यू नहीं लिया, बस उसे देखता रहा। वो मंगाओ जो तुम्हें पसंद है, मैंने उससे कहा। पैसे की फिक्र मत करो। वो सिर झुकाए बैठी थी। उसकी उंगलियां मेन्यू को खुरच रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, तो फिर एक टोमेटो एग फ्राई ले लेते हैं और साथ में चावल। मेरे दिल में जैसे कुछ चुभने लगा। मैंने सीधा मेन्यू लिया और वेटर से कहा, टोमेटो एग फ्राई, स्वीट एंड सॉर पोर्क, ड्राई फ्राइड बीन्स, एक पोर्क रिब सूप और 2 कटोरी चावल। वेटर ऑर्डर नोट करके चला गया। चेन यूयू ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। ये बहुत ज्यादा है, हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। खत्म नहीं हुआ तो पैक करा लेंगे, मैंने आराम से जवाब दिया। अब वो कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए अपनी उंगलियों से बिना सोचे समझे टेबल को खुरचती रही। मैंने उसकी उंगलियों पर ध्यान दिया। वो पतली और कमजोर थीं। नाखून एकदम छोटे कटे हुए थे, लेकिन नाखूनों के अंदर थोड़ी सी मिट्टी थी जो धोने से भी नहीं निकली होगी।
तुम नॉर्मली कहाँ खाती हो? मैंने पूछा। स्कूल की कैंटीन में। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, वहाँ सब्सिडी मिलती है इसलिए सस्ता पड़ता है। एक टाइम का खाना कितने का आता है? उसने कहा, 5-6 रुपए का। मैंने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। तभी अचानक चेन यूयू का माथा सिकुड़ गया। उसने झटके से अपने हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ? मैंने तुरंत पूछा। पता नहीं, अचानक सिर घूमने लगा। वो कंफ्यूजन में बोली। ऐसा लगा जैसे दिमाग के अंदर कुछ घुस गया हो। मैं समझ गया, ये सिस्टम था। अगले ही पल मेरे दिमाग में भी एकदम टाइम पर वो आवाज गूंजी। तीसरे बच्चे का एडल्ट होना डिटेक्ट किया गया। बच्चा चेन यूयू, लड़की 18 साल, स्किल्स, टैलेंट, खुली माइंड रीडिंग, दिल की बात समझना। होस्ट मालिक को भी सेम स्किल मिलेगी, माइंड रीडिंग, स्टैमिना, पावर, पॉइंट्स +1, डेली ग्रोथ फंड, रोज का खर्चा एक्टिवेट हो गया है। चेन यूयू, रोज के 1000 रुपये। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में एक नई लेयर बन गई हो, जैसे मैं अंधेरे में चल रहा था और अचानक किसी ने लाइट जला दी हो। लेकिन चेन यूयू अभी भी अपना माथा पकड़े हुए थी, पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। सब ठीक तो है ना? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। उसने हाथ नीचे किया और सिर हिलाया। ठीक है, शायद भूख की वजह से हो रहा है। खाना आ गया था। एक एक करके डिशेज टेबल पर सज रही थी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी, लेकिन वो अपनी चॉपस्टिक्स उठाने में हिचकिचा रही थी। खाओ, मैंने कहा। तब जाकर उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, टोमेटो एग फ्राई का एक बाइट लिया और धीरे धीरे चबाने लगी। लेकिन अभी उसने कुछ बाइट्स ही खाए थे कि उसने अचानक चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। उसका सिर झुक गया और उसके कंधे जोर जोर से कांपने लगे। मैं उसे देखता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सॉरी, उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मैं बहुत बेवकूफ हूं। मैंने उसे एक टिश्यू पेपर दिया। वो काफी देर तक अपना मुंह छिपाकर रोती रही, फिर अपनी भारी और भर्राई हुई आवाज में धीरे से बोली, मैंने इतने दिनों से इतना टेस्टी खाना नहीं खाया है। पिछली बार तब खाया था जब मेरी माँ मेरे साथ थी। मैं उसे देखता रहा। मुझे उसके आगे बोलने का इंतजार था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी बताना शुरू किया। मेरी माँ को लड़के पसंद नहीं थे। जब वो जवान थी तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था। बाद में उन्होंने एक बच्चा करने का डिसीजन लिया, बहुत छानबीन की और आखिर में उन्होंने आपके जीन्स स्पर्म को चुना। मेरी माँ ने बताया था वो लड़की भी बहुत खुश थी। उसने कहा था कि ये बच्चा हम दोनों का होगा। लेकिन बाद में वो लड़की चली गई। चेन यूयू ने अपना सिर झुका लिया। उसके घर वाले नहीं माने और उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। मेरी माँ ने अकेले मुझे जन्म दिया और कई सालों तक अकेले ही मुझे पाला। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। बाद में मेरी माँ की मुलाकात एक आदमी से हुई। वो आदमी मेरी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करता था। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि माँ का एक बच्चा है, इसलिए माँ ने उससे शादी कर ली। हम उसके घर शिफ्ट हो गए और मुझे लगा कि अब मुझे एक पापा मिल गया है। ये सुनकर मेरी भौहें हल्की सी तन गईं। लेकिन वो आदमी मुझे पसंद नहीं करता था, उसने आगे कहा। वो मुझे जिस तरह देखता था वो ऐसे नहीं देखता था जैसे अपने बच्चे को देख रहा हो। मेरी माँ बीच में फंसी हुई थी। मेरी वजह से उसकी उस आदमी से कई बार लड़ाई हुई। फिर बाद में उस आदमी ने साफ कह दिया, या तो मुझे कहीं दूर भेज दो या फिर तलाक ले लो। मेरी माँ ने मुझे दूर नहीं भेजा। चेन यूयू की आवाज और भी धीमी हो गई। उसने तलाक ले लिया और मुझे अकेले लेकर रहने लगी। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अजीब लग रही थी। मेरी माँ कहती थी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उस आदमी से शादी करना था जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। लेकिन मुझे मेरी माँ से कोई शिकायत नहीं है, सच में कोई शिकायत नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? मैंने पूछा। बाई चूपिंग की आंखें झटके से सिकुड़ गईं और उसने फिर से चेन यूयू को घूरना शुरू कर दिया। उसकी वो नजरें देखकर चेन यूयू अंदर से कांप गईं और उसने मेरी आस्तीन कसकर पकड़ ली। तभी बाई चूपिंग ने फिर से पूछा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? चेन यूयू कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर बोली, चेन वान। ये नाम सुनते ही बाई चूपिंग का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे जोर से मुक्का मार दिया हो। उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, अपने होठों को जोर से दबाया और मुड़कर वापस लिविंग रूम में चली गई। लेकिन 2 कदम चलकर वो फिर रुकी और बिना पीछे मुड़े उसने पूछा, मुंह चेन, ये आज रात यही रुकेगी? हाँ। बाई चूपिंग ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और लिविंग रूम के अंदर गायब हो गई। इन्हें क्या हुआ? चेन यूयू ने धीरे से पूछा। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने वो नाम अपने दिमाग में सेव कर लिया, चेन वान। मैं चेन यूयू को लेकर ऊपर गया और सीढ़ियों के मोड़ पर मैंने मुड़कर एक नजर पीछे देखा।
बाई च्यूपिंग लिविंग रूम के कोने में हमारी तरफ पीठ किए एकदम बनी खड़ी थी और उसने अपने फोन को इतने जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। जब मैं चेन यूयू को उसके कमरे में सेट करके नीचे आया तो लिविंग रूम लोगों से भर चुका था। बड़ा भाई गुनान, दूसरा भाई मू ये, तीसरा भाई मू फैंग, बड़ी बहन मू श्यू और उसके पति, और दूसरी बहन मू श्वांग जिसका चेहरा अभी भी बिगड़ा हुआ था, और बाई च्यूपिंग जो खिड़की के पास वाले सिंगल सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी नजरें मेरे पीछे सीढ़ियों पर गड़ी हुई थीं। जैसे ही मैं लिविंग रूम के बीच में पहुंचा, सबने मुझे घूरना शुरू कर दिया। बड़े भाई गुनान ने अपना सिर उठाया और मुझे एकदम ठंडी नजरों से देखा। फिर उसने कुछ नहीं कहा और वापस अपना टैबलेट देखने लगा। लेकिन तीसरे भाई मू फैंग ने सिर उठाया और हंसते हुए मुझसे पूछा, मू चेन, दोपहर को कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें खाने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। कुछ काम निपटाने गया था, मैंने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया। काम? मू फैंग हंसा। तुम्हें क्या काम हो सकता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो चेन यूयू थी। उसने अभी भी वही पुरानी घिसकर सफेद हो चुकी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसने अपने बाल दोबारा बांधे थे और वही पुरानी रबर बैंड यूज की थी। वो सीढ़ियों के पास एकदम घबराई हुई खड़ी थी। उसने पूरे लिविंग रूम में नजर दौड़ाई और आखिर में उसकी नजर मुझ पर रुक गई। मैंने उसे हाथ से इशारा किया। वो तुरंत मेरे पास आई और एकदम सीधे होकर मेरे बगल में बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी पैंट को कसकर पकड़ रखा था। अगले ही पल लिविंग रूम में मौजूद सभी लोगों की नजरें किसी सर्चलाइट की तरह उस पर पड़ने लगीं। सबसे ज्यादा खराब रिएक्शन बड़ी भाभी बाई च्यूपिंग का था। उसका हाथ अचानक कांप गया। खौलती हुई चाय उसकी ड्रेस पर गिर गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस चेन यूयू के चेहरे को घूरती रही, जैसे उसे सोफे पर किसी ने बांध दिया हो। बड़े भाई गुनान ने भी अपने टैबलेट से नजर हटाई। उसकी भौहें हल्की सी तन गईं और उसने एकदम भारी आवाज में पूछा, ये कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से मेरी तरफ देखा और दोबारा पूछा, मू चेन, ये लड़की कौन है? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक मू श्वांग के मुंह से 3 लफ्ज निकल पड़े, इसकी बेटी। लिविंग रूम में 1 सेकंड के लिए मुर्दा शांति छा गई। बड़े भाई गुनान की भौहें और ज्यादा तन गईं। उसकी नजरें चेन यूयू के चेहरे के एक एक हिस्से को स्कैन कर रही थीं और फिर अचानक उसकी नजर चेन यूयू की बाईं आंख के कोने पर बने उस तिल पर रुक गई। एक झटके में उसके चेहरे का रंग बदल गया। पहले वो सुन्न पड़ा, फिर उसके माथे पर बल पड़ गए और उसकी नजरें एकदम खतरनाक हो गईं। उसने टैबलेट को इतने जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ने लगी थीं। दूसरा भाई मुंह, ये जो अभी अभी फोन पर बात करके आया था, वो भी चेन यूयू को देखकर सन्न रह गया। ये किसका बच्चा है? तीसरे भाई मुंह फेंक ने अपना फोन नीचे रख दिया और मजे लेते हुए स्माइल के साथ बोला, अरे वाह मुंह चेन, तुम्हारी बेटी कब से हो गई? कल तक तो तुम कह रहे थे कि तुम एकदम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन बड़ी बहन मू श्यू की नजरें चेन यूयू की उस घिसी हुई यूनिफॉर्म से होती हुई उसके पीले और फटे हुए जूतों पर आकर रुकी। वो अचानक हंस पड़ी। उसकी आवाज एकदम मीठी थी, लेकिन उसके लफ्ज छुरे की तरह चुभ रहे थे। मू चेन, ये कौन सी गली से जंगली लड़की उठाकर ले आए हो? जायदाद छीनने की इतनी भी क्या जल्दी थी? किसी भी बच्चे को उठाकर ले आए और कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी है। चेन यूयू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने अपना सिर झुका लिया, अपनी पैंट को और भी जोर से पकड़ लिया। वो मेरा कपड़ा पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने अपना हाथ आधा बढ़ाकर वापस खींच लिया। मैं खड़ा हो गया। कुर्सी खिसकने की आवाज जमीन पर गूंज उठी। मैंने मू श्यू को घूरा। बड़ी बहन, मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन एकदम सॉलिड थी। तुमने अभी क्या कहा? उसकी हंसी अचानक रुक गई, लेकिन फिर से वो स्माइल करने लगी। मैंने कहा कि तुम किसी भी लड़की को उठाकर ले आए हो और उसे अपनी बेटी बता रहे हो। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। मैं एक कदम आगे बढ़ा। वो मुझे कहीं से मिली नहीं है। मैं एक कदम और आगे बढ़ा। दूसरी बात, ये मेरी बेटी है। मैं सीधा मू श्यू के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे नीचे की तरफ देखते हुए बोला, तीसरी बात, ये आगे भी मेरी बेटी ही रहेगी। आज से इसके सारे मामलों को मैं देखूंगा। ये क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ रहेगी, कौन सी पढ़ाई करेगी, ये सब मैं तय करूंगा। तुम में से किसी को भी इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मूशू के चेहरे की स्माइल पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से एक भी लफ्ज बाहर नहीं निकला। पूरे लिविंग रूम में इतनी शांति थी कि सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। चेन यूयू सोफे पर बैठी थी। उसने अपना सिर उठाया और मेरी पीठ को देखने लगी। मुझे पता था
मेरी स्पीड ने उस पर पड़ने वाली हर नजर को रोक लिया था पूरी तरह से। अगले ही पल मुझे किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और बड़े बड़े आंसू उसकी यूनिफॉर्म पर गिर रहे थे। वो कोई आवाज नहीं कर रही थी, बस शांति से रो रही थी। बड़े भाई गूनान की भौहें हल्की सी हिलीं और वो मुझे जिस नजर से देख रहा था उसमें कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें समझना मुश्किल था। और तीसरे भाई मुंह फैंग के चेहरे से वो मजे लेने वाली स्माइल भी गायब हो चुकी थी। यहां तक कि कोने में खड़ी मुंह श्वांग के मुझे देखने का नजरिया भी बदल चुका था। सिर्फ बड़ी भाभी बाई चूपिंग ही ऐसी थीं जिसकी आंखें लाल हो रही थीं, लेकिन वो इमोशनल होकर नहीं रो रही थीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा, कन्फ्यूजन और नफरत का तूफान चल रहा था। तभी सीढ़ियों की तरफ से एक बहुत ही भारी और कड़क आवाज आई। क्या शोर मचा रखा है? वो बूढ़ा आदमी मेरे पिता था। पता नहीं वो कब स्टडी रूम से नीचे आ गया था और उसकी सिर्फ एक आवाज ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। बड़ी बहन मूशू तुरंत खड़ी हुई। पिताजी, कुछ नहीं, बस मू चैन एक बच्ची को साथ लेकर आया है, मैंने देख लिया। बूढ़े ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। वो चलकर आया और बीच वाले सोफे पर बैठ गया। उसकी नजरें सीधे चैन यूयू पर गड़ी थीं। चैन यूयू जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी, लेकिन आंसू और ज्यादा निकलने लगे। बूढ़े ने उसे कुछ सेकंड तक देखा और फिर अपनी नजरें मेरी तरफ घुमा ली। मुंह चैन, हाँ आकर बैठो। मैं वापस गया और चैन यूयू के बगल में बैठ गया। बूढ़े ने मुझे घूरा और सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा, क्या ये लड़की सच में तुम्हारी बेटी है? हाँ, मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। इसकी माँ कहाँ है? गुजर गई। मेरी आवाज एकदम शांत थी। 2 साल पहले, हार्ट अटैक से। बूढ़ा कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसकी नजरें किसी चील की तरह तेज थीं। तुम कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारी बेटी है? मैंने जवाब देने में कोई जल्दी नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, पिताजी, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये मेरी बेटी है, बस इतना ही काफी है। लेकिन बूढ़े ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा, तुम्हें पता है, लेकिन मुझे भी पता होना चाहिए। लिविंग रूम में एक झटके में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर मैंने एक ऐसा बम फोड़ा। जब मैं जवान था तो मैंने स्पर्म डोनेट किया था। एक ही पल में तीसरे भाई मूफैंग का मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा अंडा घुस जाए। दूसरे भाई मूयू के चश्मे पर लाइट चमक गई और बड़े भाई गूनान का चेहरा एकदम खतरनाक हो गया। बड़ी भाभी बाई चूपिंग का हाथ कांप गया। वो खाली चाय का कप उसके हाथ से फिसलकर कारपेट पर गिर पड़ा और 2 बार लुढ़क गया। सबकी नजरें मुझ पर ऐसे गर गईं जैसे किसी ने कील ठोक दी हो। बूढ़े की भौहें हिली। स्पर्म डोनेट? हाँ। मैंने चैन यूयू को देखा और आगे बोला, 20 साल पहले शुरू किया था। बीच बीच में डोनेट करता रहता था। इसकी माँ ने उस टाइम जो आईवीएफ करवाया था उसमें मेरा ही स्पर्म यूज हुआ था, इसलिए ये मेरी बेटी है। बूढ़ा एकदम चुप रहा। काफी देर तक चैन यूयू को घूरता रहा और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। सिर्फ यही एक है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त गूनान की खतरनाक नजर मुझ पर पड़ी और बड़ी भाभी बाई चूपिंग ने भी झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी, डर और एक ऐसी उम्मीद थी जिसे बताया नहीं जा सकता था। बूढ़े ने कुछ सेकंड वेट किया। जब मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसने दोबारा पूछा, मू चैन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारा सिर्फ यही एक बच्चा है या और भी हैं? मैंने उसे देखा और धीरे से बोला, पिताजी, अभी जिन्हें मैंने अपनाया है वो 3 हैं। ये नंबर सुनते ही बड़ी बहन मू शू के मुंह से एकदम से निकला, 3? तीसरा भाई मू फैंग सीधा सोफे पर तन कर बैठ गया। तुम्हारे 2 और हैं? बड़े भाई गूनान ने अपना टैबलेट और जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं और उसकी सांसें भारी हो गईं। लेकिन बूढ़े ने मेरी बात का मेन पॉइंट पकड़ लिया। उसने अपना माथा सिकोड़ा। वो मुझे घूरते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? अभी जिन्हें अपनाया है। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। बूढ़ा सोफे के पीछे टिक गया। उसकी नजरें और भी तेज हो गईं और उसने एक एक लफ्ज चबाकर वो सवाल पूछा जो पूरे मुंह खानदान में भूचाल लाने वाला था। मू चैन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे और भी बहुत सारे हैं? वो मुझे घूर रहा था। मैंने देखा कि बड़ी भाभी बाई चूपिंग का हाथ धीरे से उसके पेट पर रखा हुआ था और उसके होंठ बिना किसी आवाज के हिल रहे थे। चैन यूयू मेरे बगल में एकदम शांति से वेट कर रही थी। बूढ़ा भी वेट कर रहा था। पूरे लिविंग रूम में हर कोई मेरे जवाब का वेट कर रहा था। मैंने अपना सिर उठाया और बूढ़े की उन तेज नजरों में देखा जो इंसान के आर पार देख सकती थी। उसने 3 सेकंड वेट किया और फिर से पूछा, मू चैन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे और भी बहुत सारे हैं? मैंने मुंह खोला। मेरी आवाज एकदम सॉलिड थी, पिताजी, हाँ सच में और भी होने चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही लिविंग रूम का माहौल एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। बड़ी बहन मू शू की आंखें और भी ज्यादा फट गईं। तीसरा भाई मू फैंग तो अपनी जगह पर बेचैन होकर हिलने लगा था। दूसरे भाई मू ये ने चश्मे की डंडी को इतने जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। बड़े भाई गूनान का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था,
जैसे वो अपने अंदर एक भयंकर ज्वालामुखी दबा रहा हो। मुझे पता था कोने में खड़ी पीले पड़े चेहरे वाली छोटी बहन मू शुआंग को पहले ही इसका अंदाजा लग गया था, लेकिन अंदाजा लगाना और अपने कानों से सुनना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। बूढ़े ने अपना माथा सिकोड़ा। ये होने चाहिए का क्या मतलब है? या तो हैं या फिर नहीं है। इसलिए मैंने समझाना शुरू किया। अभी जो ये 3 हैं ये अडल्ट हो चुके हैं। इन्होंने एजेंसी के जरिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और खुद मुझे ढूंढते हुए आए हैं। मैं थोड़ा रुका और एक और बम फोड़ दिया। अगर कोई और भी हैं तो शायद वो अभी अडल्ट नहीं हुए हैं या फिर वो शैंगजिंग में नहीं रहते। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका माथा और सिकुड़ गया। अचानक उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा सीने में तीर की तरह लगा। क्या तुमने सिर्फ शैंगजिंग में डोनेट किया था? मुझे पता था कि इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। नहीं। बूढ़े की आंखें एक झटके में सिकुड़ गईं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम दूसरे शहरों में भी गए थे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम भारी मन से सिर हिलाकर हाँ कर दी। मुर्दा सन्नाटा। लिविंग रूम में फिर से मुर्दा सन्नाटा छा गया। अगर अभी तक उन्हें सिर्फ झटका लगा था तो अब पूरा मुंह खानदान टूटने की कगार पर आ गया था। बड़े भाई गूनान का चेहरा इतना खतरनाक हो गया था कि जैसे उसमें से अभी खून टपकने लगेगा। तीसरा भाई मू फैंग अपना मुंह बंद करना ही भूल गया था। दूसरे भाई मू ये कि सांसें और भी भारी हो गई थीं। यहां तक कि बड़ी भाभी बाई चूपिंग को भी सोफे का हैंडल पकड़ना पड़ा ताकि वो ठीक से बैठ सके। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने पेट को देखने लगी। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। 10, 20 या उससे भी ज्यादा। जब ऐसा लग रहा था कि सबका दम घुटने वाला है, बूढ़े ने सबके चेहरों पर एक नजर घुमाई और आखिर में उसकी नजर मुझ पर आकर रुक गई। बस यही है? मैंने सिर हिलाया। बस यही है। किसी ने नहीं सोचा था कि बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहने के बाद अचानक खड़ा हो जाएगा और एकदम शांत आवाज में बोलेगा, आज के लिए बस इतना ही। उसके तुरंत बाद उसने मुझे देखा और सीधा अपना हुक्म सुनाया, मूचेन, कल दोपहर को उन दोनों बच्चों को भी यहाँ ले आना। हम उनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। मैं उसे देखता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। अगले ही पल बूढ़े ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। चूंकि हमने जायदाद को वारिसों की गिनती पर हेड के हिसाब से बांटने का फैसला किया था, तो अब ये बदला नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो उसे एक हिस्सा मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो बात अलग है। इतना बोलकर वो बिना पीछे मुड़े सीढ़ियां चढ़ने लगा और बस इतना कहा, सब लोग जा सकते हैं। बूढ़े के जाते ही सबसे पहले बड़े भाई गूनान का गुस्सा फूटा। उसने अपना टैबलेट जोर से टेबल पर पटका और बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। दूसरा भाई, तीसरा भाई और बड़ी बहन भी एक एक करके वहां से चले गए। सबके चेहरों पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैं खड़ा हुआ और चेन यूयू का हाथ पकड़कर बोला, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देता हूं। जब मैं बड़ी भाभी बाई छूपिंग के पास से गुजरा तो उसने झटके से अपना सिर उठाया और उसकी नजरें सीधा चेन यूयू की आंखों से टकराईं। उस पल उसकी आंखों में इतने सारे एक्सप्रेशंस थे जिन्हें समझना मुश्किल था। उसमें घबराहट थी, हैरानी थी और यहां तक कि एक अजीब सा दर्द भी था। मैं चेन यूयू को लेकर ऊपर चला गया और इस अजीब से ड्रामे को वहीं पीछे छोड़ दिया। मैंने चेन यूयू को गेस्ट रूम के दरवाजे तक छोड़ा। जल्दी सो जाना। मैंने उसे देखकर कहा, कल थोड़ा ड्रामा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें फिर से थोड़ी लाल हो गई थीं। उसने एकदम धीरे से मुझे बुलाया, पापा, क्या कल मुझे सच में वो टेस्ट करवाना पड़ेगा? मैंने उसे देखा। मेरी आवाज में एकदम सॉलिड कॉन्फिडेंस था। वो टेस्ट होने के बाद उन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने अपने होंठ दबाए और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। फिर पीछे मुड़कर मुझे देखा, पापा, गुड नाइट। दरवाजा बंद हो गया। मैं कुछ सेकंड तक दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर मुड़कर अपने कमरे में चला गया। सीढ़ियों के पास से गुजरते हुए मैंने नीचे झांककर देखा। लिविंग रूम एकदम खाली पड़ा था। पता नहीं बड़ी भाभी बाई छूपिंग कब वहां से जा चुकी थी। मैंने अपनी नजरें हटाईं और अपने बेड पर लेट गया, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। डीएनए टेस्ट? मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चे मेरे हैं या नहीं। ये बात मुझे किसी भी और इंसान से ज्यादा अच्छे से पता है। मुझे तो किसी और ही बात की टेंशन हो रही थी। वो नजर जिससे बड़ी भाभी बाई छूपिंग ने चेन यूयू को देखा था, वो नजर किसी अनजान बच्चे को देखने वाली नहीं थी। वो तो ऐसी नजर थी जैसे वो उसे पहले से जानती हो। मैंने झटके से अपना फोन निकाला और तुरंत झोरुई को एक मैसेज भेजा, कल मु फैमिली के घर आ जाना, कुछ काम है, मैं गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। फिर मैंने लिन शाओयू को मैसेज भेजा, कल छुट्टी ले लेना, मेरे घर आ जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। ये सब करने के बाद ही मैंने अपना फोन नीचे रखा। वो पांचों मिलकर जो भी खिचड़ी पका रहे हों, मुझे कोई परवाह नहीं। कल पहले उन तीनों बच्चों को यहाँ लेकर आऊंगा, उनका टेस्ट करवाऊंगा और जब रिजल्ट सामने आएगा तो मैं भी देखूंगा कि उन लोगों के पास बोलने के लिए क्या बचता है। उसके बाद क्या होगा? मैंने अपनी कलाई उठाई
और उस सिस्टम पैनल को देखा जो सिर्फ मुझे दिखाई देता था। करंट बच्चे 327 अडल्ट हो चुके हैं, 3 लोग। उसके बाद की बातें हम बाद में ही देखेंगे।